हेलो एवरीवन, एक बार फिर से ओबीजी के स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है बच्चों आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और कल के सेशन में हमने डील किया था फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो बच्चों, कल के सेशन में हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर और हिमेटोलॉजिकल सिस्टम के अंदर हमने क्या क्या चेंजेस हो रहा था, किस तरह से आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा था, किस तरह से प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ता है बच्चों, हर एक चीज हमने अच्छे से देखा। ठीक है, लेकिन ये क्या है बच्चों, फिजियोलॉजिकल चेंजेस थोड़ा सा, ये जो टॉपिक है थोड़ा बड़ा है, इसलिए ये जो है बच्चों दूसरा सेशन हम ले रहे हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस के ऊपर ही। ठीक है, तो आपको वीडियो देख के ये नहीं समझना है कि आपने ये क्लास ले लिया है। जो 20वां क्लास था बच्चों, क्लास नंबर 20 वाला था, जो वो सेशन हमारा फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का फर्स्ट क्लास था। और ये 21st सेशन जो है ये दूसरा क्लास है। ठीक है बच्चों, जब दोनों क्लास को आप देखेंगे तभी जाके आपको पूरा फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमन है उसके अंदर जो वेट गेन होता है, किस तरह से वेट गेन होता है, कितना वेट गेन होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स उसके अंदर इंक्लूडेड है, हर एक चीज हम पढ़ने वाले हैं। इसलिए बच्चों इस सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बच्चों। आप लोग सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए। हमने दो चीज पढ़ लिया था। पहला हमने पढ़ा था कार्डियोवास्कुलर चेंजेस। ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा था पिछली क्लास में हिमाटोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, ये दो चीज हम क्लास जो 20th क्लास था बच्चों, 20 इसमें हम पढ़ चुके थे ये सेशन में। अगर आप यहाँ तक ये सेशन नहीं देखे बच्चों, अभी जाके आप लोग प्रीवियस सेशन देख लीजिए। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे बच्चों कि वेट गेन किस तरह से होता है। वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है बच्चों, तो आप जो नोट्स बना रहे हैं उसी नोट्स को जो है आगे कंटिन्यू उसी नोट्स में लिखना है। ठीक है, हिमेटोलॉजिकल चेंजेस के बाद। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें कि जो फीमेल है उसका वजन बढ़ता है और कितना बढ़ता है बच्चों, तो अगर एवरेज वेट गेन की बात करें, अगर हम बच्चों एवरेज वेट गेन की बात करें तो 11 से 16 किलो तक बढ़ता है। ठीक है, कितना, 11 से लेके 16 केजी तक वेट गेन होता है। ठीक है, अगर आपसे 11 से 16 केजी अगर ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो अगर बच्चों 11 से 12 केजी भी ही ऑप्शन में है तो ये सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन में अगर आपके ऑप्शन में पूछा गया कि एवरेज आपको बताना है कि वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना होता है, कितना केजी होता है, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे आंसर रखना है 11 से 16 केजी। ठीक है, मतलब 16 केजी तक हो सकता है। और बच्चों अगर ये ऑप्शन में नहीं है, 11 से 12 केजी है, तो आपको 11 से 12 केजी भी आंसर सही रहेगा। ठीक है, अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है बच्चों, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना वेट गेन होता है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिर्फ और सिर्फ 1 किलो वजन बढ़ता है। सिर्फ और सिर्फ कितना वजन बढ़ता है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 1 केजी बढ़ता है। वो क्यों, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, फीटस का भी साइज जो है छोटा है। फीटस के अंदर जो है सेल डिवीजन हो रहा है बच्चों के अंदर, और बच्चा अभी धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। और दूसरा चीज की मदर के अंदर क्या होता है, उस टाइम पे मॉर्निंग सिकनेस रहता है, हाइपर एमेसिस रहता है। ठीक है, ज्यादा वोमिटिंग होता है, नोजिया होता है, डिहाइड्रेशन रहता है, तो उस वजह से भी जो है उस प्रेग्नेंट फीमेल का वेट गेन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो 1 केजी ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेट गेन होता है बच्चों। और किसके वजह से, तो ड्यू टू मॉर्निंग सिकनेस लिख सकते हैं, या फिर ड्यू टू फीटल जो है बच्चों अभी छोटा है, उस वजह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 केजी ही वजन बढ़ता है। ठीक है, अगर हम सेकेंड और एंड थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कितना वजन बढ़ता है बच्चों, थर्ड ट्राइमेस्टर, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में लगभग लगभग 5 केजी वजन बढ़ता है बच्चों। और अगर हम थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें तो इसमें भी 5 केजी बढ़ता है। कितना, 5 केजी बढ़ता है। तो टोटल बच्चों सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में टोटल 10 केजी वेट बढ़ जाता है, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 केजी, यानी कि मोटा मोटी अगर देखें तो 11 केजी तक वेट गेन होता है। ठीक है बच्चों,
अब क्या है बच्चों, यहाँ पे समझने वाला पॉइंट ये है कि अगर फीमेल ओवीज है, ओवीज मतलब अगर पहले से ही फीमेल के अंदर वेट ज्यादा है नॉर्मल से, तो अगर ओवीज किसको बोलेंगे, अगर उसका बॉडी मास इंडेक्स 29 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, 29 से अगर बॉडी मास इंडेक्स उस फीमेल का ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, ओवीज फीमेल है। तो ओवीज फीमेल के अंदर क्या होगा, वेट गेन कम होगा। यानी कि अगर रफली अगर बात करें बच्चों एवरेज में, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 7 kg क्या होगा, वेट गेन होगा। क्या, 7 kg वेट गेन होगा। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों कि वैसा फीमेल जिसका बीएमआई कम है, जिसका बीएमआई कम है, कम मतलब कि जिस जो पतली दुबली दिखने में है, ठीक है, जिसका अगर बीएमआई निकाले तो 19 से कम आ रहा है, ठीक है, मतलब 19 से कम आ रहा है बच्चों, 19 से कम आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस प्रेग्नेंट फीमेल का क्या होगा बच्चों कि वेट गेन अप टू 18 kg तक होगा, क्योंकि वो क्या है, फीमेल पतला दुबला है, ठीक है, और उसका बीएमआई भी कम है, तो उसका वेट गेन ज्यादा होगा। क्या होगा बच्चों, उसका वेट गेन ज्यादा होगा। कैसे ज्यादा होता है बच्चों, वो भी मैं आपको पूरा मैकेनिज्म समझाने वाला हूँ इस लेक्चर में। और बच्चों कितना तक होगा, तो वो 18 किलो तक उसका वजन बढ़ सकता है। ठीक है, तो यही चीज मैं लिखा देता हूं आपको कि अगर बच्चों इफ बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल मोर देन 29, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, ओवीज। अगर ओवीज है, ठीक है, तो उसके अंदर वेट गेन आपको देखने को मिलेगा कितना बच्चों, तो उसके अंदर वेट गेन मिलेगा आपको, वेट अप टू 7 kg, 7 किलो तक उसके अंदर वेट गेन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगर 7 किलो से ज्यादा अगर वेट गेन हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है, एबनॉर्मल वेट गेन है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर फीमेल का, अगर प्रेग्नेंट फीमेल का जो है, अगर प्रेग्नेंट फीमेल का जो बीएमआई है, ठीक है, बीएमआई है बच्चों, वो लेस देन 19 है, यानी कि क्या है बच्चों, थिन है, पतली दुबली है, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, उस फीमेल के अंदर, उस फीमेल के अंदर वेट गेन कितना होगा, वेट गेन अप टू 18 kg, 18 किलो तक उसके अंदर वेट बढ़ सकता है। क्या बच्चों, वेट बढ़ सकता है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने क्या देखा बच्चों कि एवरेज वेट 11 से 16 kg तक रहता है। अगर हम वहीं पे बात करें कि 11 से 16 kg ऑप्शन में ना हो, तो 11 से 12 kg भी आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर फिर हमने बात किया बच्चों कि वेट गेन कितना होता है, ठीक है, वेट गेन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना होता है, वो होता है 1 kg, और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में 5 और 5 किलो सेकेंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में 5 kg वेट गेन होता है। उसके बाद बच्चों अगर फीमेल ओवीज है, तो उसके अंदर 7 किलो तक वेट गेन होगा। अगर फीमेल जो है बच्चों पतली दुबली है, बीएमआई उसका कम है, तो उस केस में बोल सकते हैं बच्चों कि उसका वेट गेन कितना होगा, अप टू 18 kg तक उसका वेट गेन होता है। अब बच्चों वेट गेन कैसे होता है, मतलब जो फीमेल है उसका वेट कहाँ कहाँ से बढ़ता है, कौन कौन से ऐसा ऑर्गन है, कौन कौन सा ऐसा लोकेशन है बॉडी के अंदर जिसके अंदर फैट एक्यूमुलेट होता है। तो दो तरह से वेट गेन होता है बच्चों, एक तो होता है रिप्रोडक्टिव वेट गेन, और दूसरा मैटरनल वेट गेन। रिप्रोडक्टिव वेट गेन का मतलब है बच्चों जो यूट्रस बड़ा हो रहा है, यूट्रस के अंदर प्लासेंटा का फॉर्मेशन हो रहा है, फीटस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये सारा क्या है बच्चों, रिप्रोडक्टिव वेट गेन है। ठीक है, मतलब जो ऑर्गन के अंदर चेंजेस हो रहा है उसके वजह से जो वेट गेन हो रहा है, वेट बढ़ रहा है, तो वो है रिप्रोडक्टिव वेट गेन। और मैटरनल वेट गेन कैसे होता है, तो मदर के अंदर क्या है बच्चों, ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इस तरह से क्या होता है, मैटरनल के अंदर क्या होता है बच्चों, वेट गेन होता है। और फैट भी एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, कहाँ, ब्रेस्ट के ऊपर, थाई के ऊपर, एब्डोमेन के ऊपर, तो इस तरह से वेट गेन होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग लिखिए बच्चों, जो वेट गेन होता है, जो बच्चों वेट गेन होता है, यह दो तरीके से होता है, ये दो तरीके से होता है बच्चों। पहला जो तरीका है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव वेट गेन, रिप्रोडक्टिव वेट गेन, ठीक है।
और रिप्रोडक्टिव वेट गेन के अंदर कितना किलो तक वेट गेन होता है बच्चों, तो वो होता है 6 kg तक। 6 kg तक जो है रिप्रोडक्टिव वेट गेन होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा होता है बच्चों मटरनल वेट गेन। कितना मटरनल वेट गेन होता है, तो ये दो तरह से वेट गेन होता है बच्चों। और लगभग लगभग ये भी अगर केजी में बात करें तो ये भी 6 kg तक इसका वेट गेन रहता है। ठीक है, समझ में आया। अब रिप्रोडक्टिव वेट गेन के अंदर बच्चों क्या क्या वेट गेन होता है, मतलब क्या क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो भी ऑर्गन होगा बच्चों, उसके अंदर अगर सिंपल सी भाषा में समझने की कोशिश करें तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जितना भी वेट गेन होगा, चाहे उसका साइज बढ़ रहा है, फैट एक्यूमुलेट हो रहा है, या फिर उसका ग्रोथ हो रहा है, वो सारा रिप्रोडक्टिव वेट गेन के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव वेट गेन के अंदर क्या होगा, ब्रेस्ट का वेट बढ़ेगा। क्या, ब्रेस्ट का वेट बढ़ता है बच्चों, और कितना वेट होता है, 0.4 kg। कितना, 0.4 kg। उसके बाद बच्चों प्लासेंटा वेट बढ़ाता है, और जिसका वेट होता है बच्चों 0.5 kg, यानी कि 500 ग्राम का प्लासेंटा नॉर्मली होता है। अगर हम एमनियोटिक फ्लूइड की बात करें, एमनियोटिक फ्लूइड की बात करें बच्चों, तो ये 600 से 800 ml होता है, तो एवरेज में इसको 0.6 kg लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है यूट्रस। यूट्रस का जो वेट होता है बच्चों, नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में बात करें तो वो होता है ओनली 60 ग्राम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेट इसका बढ़ के 800 से 1000 ग्राम हो जाता है। ठीक है, तो उसको आप सीधे 0.8 kg लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम फीटस की बात करें बच्चों, तो फीटस का वेट 3.3 kg होता है। अगर सबको ऐड कीजिएगा तो टोटल 6 kg आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर हम दूसरी तरफ मैटरनल वेट गेन की बात करें बच्चों, अगर हम यहीं पे दूसरी तरफ मैटरनल वेट गेन की बात करें, तो मैटरनल वेट गेन के अंदर क्या क्या बढ़ता है, तो सबसे पहले मदर के अंदर क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है। क्या, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है बच्चों, और वो कितना बढ़ता है, तो 1.3 kg। वैसे तो 1.5 लीटर बढ़ता है बच्चों, लेकिन उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, 1.3 kg हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, उसका वेट बच्चों 1.2 kg तक बढ़ता है। ठीक है, और फैट और प्रोटीन एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मदर के ब्रेस्ट वाले एरिया में, मदर के थाई वाले एरिया में, मदर के एब्डोमेन वाले एरिया में। तो वो जो बच्चों फीमेल के अंदर वो जो फैट एक्यूमुलेट हो रहा है, वो भी मैटरनल वेट गेन के अंदर आता है। ठीक है, तो लिख लीजिए एक्यूमुलेशन ऑफ फैट एंड प्रोटीन। ठीक है, और ये कितना होता है, तो लगभग 3.5 kg होता है। ठीक है, कितना होता है, 3.5 kg होता है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन सम्मिलित होते हैं बच्चों, तो ब्रेस्ट, एब्डोमेन एंड थाई। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, वेट का एक्यूमुलेट हो जाना। वेट का क्या हो जाना बच्चों, एक्यूमुलेट हो जाना। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ एंड थाई। तो आपने क्या देखा बच्चों, आपने क्या देखा कि जो वेट गेन हो रहा है प्रेगनेंसी के दौरान, ये दो तरह से हो रहा है। पहला रिप्रोडक्टिव वेट गेन जो 6 kg होता है, और दूसरे तरफ मैटरनल वेट गेन जो भी 6 kg का होता है। और रिप्रोडक्टिव वेट गेन के अंदर हमने क्या क्या देखा कि ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है, 0.4 kg वेट गेन होता है, प्लासेंटा 0.5 kg, एमनियोटिक फ्लूइड 0.6 kg, और यूट्रस 0.8 kg, और फीटस 3.3 kg। ठीक है, अगर हम दूसरी तरफ बात करें बच्चों, तो मैटरनल साइड में ब्लड वॉल्यूम 1.3 kg, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 1.2 kg, और फैट और प्रोटीन का जो एक्यूमुलेशन होता है वो 3.5 kg तक होता है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, मैटरनल वेट गेन के अंदर आता है। ठीक है, अगर बच्चों अगर आपसे क्वेश्चन आए कि बच्चों कि अगर मदर का वेट गेन 0.5 kg, अगर मदर का वेट गेन बच्चों 0.5 kg, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.5 kg जो है सो पर वीक हो रहा है। ठीक है,
या फिर 2 kg पर मंथ हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ये इंक्रीज मैं दिखा रहा हूं। अगर इस चीज को समझिए बच्चों, अगर बच्चों किसी मदर के अंदर, किसी फीमेल प्रेग्नेंट फीमेल जो है उसके अंदर बच्चों 0.5 kg पर वीक वेट बढ़ रहा है, या फिर 2 kg से ज्यादा पर मंथ बढ़ रहा है, यानी 0.5 kg से ज्यादा पर वीक बढ़ रहा है, यानी कि एक हफ्ता में 0.5 kg से ज्यादा बढ़ रहा है, यानी कि 500 ग्राम से ज्यादा बढ़ रहा है, या फिर पूरे महीने में 2 किलो से ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो जो फीमेल है वो फीमेल प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कॉज कर सकती है आगे चल के। क्या? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कॉज कर सकती है। अगर हम इसका उल्टा बात करें कि कोई फीमेल जो है प्रेग्नेंट वुमन, वो 0.5 kg से कम वेट गेन कर रही है पर वीक, ठीक है, एक वीक में 0.5 kg से उसका वेट कम ही बढ़ रहा है, और अगर मंथ में बात करें बच्चों तो 2 kg से कम वेट गेन हो रहा है उसका पर मंथ। ठीक है, तो ऐसा जो फीमेल होगा वो इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन कॉज करेगी। ठीक है, मतलब दोनों ही क्या है, वेट का ज्यादा बढ़ना और वेट का कम बढ़ना, दोनों दोनों ही क्या बच्चों, डेंजरस है, दोनों ही फीटस के लिए डेंजरस है। इसलिए अगर आप फीमेल के अंदर, प्रेग्नेंट वुमन के अंदर वेट गेन बच्चों 0.5 kg से ज्यादा हो रहा है पर वीक, या फिर अगर 2 किलो से ज्यादा हो रहा है पर मंथ, तो वो भी क्या है, कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, क्या, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है। अगर प्रेग्नेंट वुमन के अंदर वेट गेन बच्चों 0.5 kg से कम हो रहा है पर वीक, और बच्चों 2 kg से कम हो रहा है पर मंथ, तो वैसा प्रेग्नेंट फीमेल जो है आगे चल के इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन कॉज कर सकती है। क्या कर सकती है? ठीक है बच्चों, इस चीज को मैं लिखा देता हूं, इस चीज को आप लिख लीजिए कि इफ वेट गेन, इफ वेट गेन, if weight gain more than 0.5 kg per week और 2 kg पर मंथ, ठीक है बच्चों, तो ये क्या कॉज करेगा, ये कॉज कर सकता है बच्चों प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। क्या? हाइपर टेंशन। ठीक है बच्चों, इसको शॉर्ट फॉर्म में PIH भी लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, दूसरा हमने क्या आपको बताया कि इफ वेट गेन, इफ वेट गेन लेस देन 0.5 kg पर वीक और 2 kg पर मंथ, अगर 2 किलो पर मंथ से कम हो रहा है या फिर 0.5 kg से कम हो रहा है, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगा, आगे चल के क्या कॉज कर सकता है, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ रिटार्डेशन। ठीक है बच्चों, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में IUGR भी लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये दो जो कंडीशन है, ये जो दो कंडीशन है, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो अगर वेट गेन ज्यादा हो जाएगा वो भी दिक्कत है, अगर वेट गेन कम हो रहा है वो भी दिक्कत है। ठीक है, और आपको हमने बताया था अगर फीमेल के अंदर, फीमेल अगर ओबीज है तो उसके अंदर अप टू 7 kg तक वेट गेन होगा। अगर फीमेल का BMI कम है, यानी थिन है, पतली दुबली है, तो उसके अंदर 18 kg तक, अप टू 18 kg तक क्या हो सकता है, वेट गेन हो सकता है। तो इस तरह से वेट गेन होता है बच्चों। अब हम अगला सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। हेडिंग लगा लीजिए, फोर्थ वन, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर वेट गेन समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है बच्चों, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपका जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी चुका हूं कि पावर ऑफ ऑक्सीजन और पावर ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में कितना होता है। नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में आपको बताना है कि मैं आपको बता रखा है बच्चों। अगर हम बात करें नॉर्मल
अगर नॉर्मल इन नॉन प्रेगनेंसी में जो है आपको बताना है कि जो पावर ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, और पावर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है, ये कितना होता है, ये बच्चों कितना होता है, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। पावर ऑफ CO2, ठीक है। तो हमने आपको बोला था बच्चों कि पावर ऑफ जो ऑक्सीजन होता है नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में 80 से 100 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है बच्चों। और CO2 कितना होता है, 35 से 45 mm ऑफ Hg, ठीक है। और आप उस लम्हों को याद कीजिए बच्चों, जब मैंने आपको बताया था कि पावर ऑफ जो ऑक्सीजन है प्रेगनेंसी के टाइम पे बढ़ जाता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे बढ़ के कितना हो जाता है, 105 mm ऑफ Hg हो जाता है। और बच्चों अगर कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, घट जाता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे घट के कितना आ जाता है, 32 आ जाता है। तो इधर लिखिए, अगर हम प्रेगनेंसी में देखें, अगर हम प्रेगनेंसी में देखें बच्चों, तो ये प्रेगनेंसी के अंदर कितना हो जाएगा, प्रेगनेंसी के अंदर कितना हो जाएगा बच्चों, तो प्रेगनेंसी के अंदर हो जाएगा ये बढ़ के 105 mm ऑफ Hg, ठीक है। और ये घट के हो जाएगा 32 mm ऑफ Hg, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये हम क्या पढ़ चुके हैं। अब एक कंडीशन है बच्चों, अब एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर बच्चों, अगर आपके शरीर के अंदर पावर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा है, अगर पावर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा है या फिर पावर ऑफ CO2 घट रहा है, दो चीज है बच्चों, एक तो है कि पावर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा है और पावर ऑफ CO2 घट रहा है। जाहिर सी बात है, अगर आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में कंसंट्रेशन हो जाएगा तो CO2 का कंसंट्रेशन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जब पावर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ने लगेगा तो जाहिर सी बात है पावर ऑफ CO2 कम होने लगेगा। और जब आपके बॉडी के अंदर O2 बढ़ता है और CO2 कम होने लगता है तो उस कंडीशन को रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस बोला जाता है, ठीक है। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, क्या, अल्कलोसिस। तो मतलब आप कह सकते हैं इट मींस प्रेगनेंसी इज अ स्टेट ऑफ रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, कह सकते हैं बच्चों, बिल्कुल कह सकते हैं। प्रेगनेंसी क्या होता है, प्रेगनेंसी इज अ स्टेट ऑफ रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, क्या होता है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। बात समझ में आ रहा है, इतना तक समझ गया बच्चों। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि प्रेगनेंसी क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, अल्कलोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। आपको क्या आंसर करना है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होता है प्रेगनेंसी, ठीक है, समझ में आया। अगर आगे बढ़े बच्चों, तो आगे एक टर्म है, आप लोग को बताना है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है बच्चों, कि पेशेंट जो आपका प्रेग्नेंट वुमन है वो डीप ब्रीदिंग करती है, क्या, डीप ब्रीदिंग करती है। जब डीप ब्रीदिंग करती है बच्चों, क्यों करती है, क्योंकि अब उसके अंदर क्या हो चुका है, ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ चुका है। नॉर्मल डेज में नॉन प्रेग्नेंट जो स्टेज था उसमें सिर्फ उसी को ऑक्सीजन चाहिए था बच्चों, अब क्या हो चुका है कि अब फीटस को भी ऑक्सीजन चाहिए और मदर को भी चाहिए। तो क्या होता है, डीप ब्रीदिंग करती है मदर। डीप ब्रीदिंग करने से क्या होता है, जो आपके लंग्स का जो टाइडल वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। जब टाइडल वॉल्यूम बढ़ेगा बच्चों तो ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन है लंग्स के अंदर वो भी बढ़ जाएगा और फीटस को आसानी से ऑक्सीजन मिल जाएगा, ठीक है। तो उस डीप ब्रीदिंग को मेडिकल टर्म में हाइपरनिया बोला जाता है, क्या, हाइपरनिया, ठीक है। हाइपरनिया का मतलब क्या होता है बच्चों, यहां लिख लीजिएगा डीप ब्रीदिंग, क्या होता है, डीप ब्रीदिंग। तो हाइपरनिया देखने को मिलेगा किसमें, प्रेगनेंसी के टाइम पे। और बच्चों रेस्पिरेटरी चेंज में रेस्पिरेटरी जो रेट है, जो रेस्पिरेटरी रेट किसको बोलते हैं, सांस इनहेल और सांस एक्सेल करने का जो प्रोसेस है उसको रेस्पिरेटरी रेट बोला जाता है। तो जो रेस्पिरेटरी रेट है बच्चों, जो नॉन प्रेग्नेंट वुमन के अंदर जो होता है वही सेम टू सेम प्रेग्नेंट वुमन के अंदर भी देखने को मिलेगा। मतलब सांस ज्यादा तेज नहीं होगा, सांस का जो रेट है वो नॉर्मल रहेगा बच्चों, उसके अंदर कोई भी तरह का चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से लिख लीजिए कि नो रेस्पिरेटरी रेट चेंज, नो रेस्पिरेटरी रेट चेंज,
मतलब कि डीप ब्रीदिंग करेगा, ठीक है, फीमेल, और उसके अंदर रेस्पिरेटरी चेंजेस किसी भी तरह का नहीं होगा। जब बच्चों डीप ब्रीदिंग होगा, जाहिर सी बात है, जब डीप ब्रीदिंग होगा बच्चों तो हाइपरनिया के कंडीशन में क्या होगा कि जो टाइडल वॉल्यूम है, जो टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज होगा बच्चों, सांस अब बहुत जोर से लिया जा रहा है, सांस अब बहुत डीप लिया जा रहा है, डीप ब्रीदिंग किया जा रहा है। जब डीप ब्रीदिंग होगा बच्चों तो अंदर जो है वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। अगर टाइडल वॉल्यूम की, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम की बात करें बच्चों तो कितना होता है, 500 ml होता है। कितना, ये नॉर्मल होता है। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, तो होता है 500 ml, ठीक है। कितना होता है, 500 ml। और अगर बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, ये 650 ml हो जाएगा। कितना, 650 ml हो जाएगा। ये जो 500 ml है बच्चों, ये किसके अंदर है, 500 ml किसके अंदर है बच्चों, तो ये नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में होगा, ठीक है। और 650 ml किस में होगा, ये प्रेगनेंसी में होगा। ये किस में होगा, प्रेगनेंसी में। तो बच्चों इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बच्चों कि टाइडल वॉल्यूम बढ़ता है या फिर घटता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको बताना है कि टाइडल वॉल्यूम बढ़ता है या फिर घटता है, तो आपको क्या आंसर करना है बच्चों, कि बढ़ता है। और कितना बढ़ता है, 650 ml। कितना बढ़ता है, 650 ml। मतलब कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो ऑक्सीजन का जो कंजप्शन है, जो फीमेल ऑक्सीजन का कंजप्शन करती है, वो 20 से 40% बढ़ जाता है। वो 20 से 40% ज्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है, ठीक है। तो भी लिख लीजिए बच्चों, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, इंक्रीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंजप्शन, ऑक्सीजन कंजप्शन का इंक्रीज हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। कितना होता है, 20 से 40% तक क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो ये सारे क्या हैं, रेस्पिरेटरी चेंजेस हैं। ये सारे क्या हैं बच्चों, रेस्पिरेटरी चेंजेस है, जो हमने बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश किया बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर भी कोई तरह का डाउट रह रहा है, कोई तरह का आपको दिक्कत है किसी चीज को समझने में, तो फटाक से आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, ठीक है। अगला जो चेंजेस की तरफ हम बढ़ते हैं बच्चों, अगला जो चेंजेस है हमारा, वो रहने वाला है मेटाबॉलिक चेंजेस। क्या, मेटाबॉलिक चेंजेस। मेटाबॉलिक चेंजेस, सबसे पहले आप लोग बताइए कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है। अब क्या है बच्चों, मेटाबॉलिज्म आप लोग जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पढ़ रहे होंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर, फर्स्ट सेमेस्टर में ही, तभी आपको पढ़ाया गया होगा मेटाबॉलिक चेंजेस, ठीक है। या फिर मेटाबॉलिज्म पढ़ाया गया। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को मिला देंगे तो मेटाबॉलिज्म कहलाएगा। एनाबॉलिज्म मतलब किसी भी चीज का फॉर्मेशन करना, किसी भी चीज का छोटे छोटे पार्टिकल से जोड़ के फॉर्मेशन करना। और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है उसको ब्रेक डाउन करना। क्या, उसका ब्रेक डाउन करना, मतलब फॉर्मेशन होना और फिर उसका ब्रेक डाउन होना, क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है, ठीक है। अब प्रेगनेंसी के स्टेज में क्या होगा बच्चों, कि फॉर्मेशन ज्यादा होता है। फॉर्मेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। और बच्चों कैटाबॉलिज्म कम हो जाता है, मतलब ब्रेक डाउन कम होगा, फॉर्मेशन ज्यादा होगा। ब्रेक डाउन कम होगा, फॉर्मेशन ज्यादा होगा। जब ब्रेक डाउन कम हो रहा है, इसका मतलब कैटाबॉलिज्म कम हो रहा है, फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, मतलब एनाबॉलिज्म कम ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी इज अ स्टेट ऑफ एनाबॉलिज्म। क्या, एनाबॉलिज्म का एनाबॉलिक स्टेट होता है। क्या, एनाबॉलिक स्टेट होता है। क्या, क्योंकि इसके अंदर क्या है, फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, ब्रेक डाउन कम हो रहा है, ठीक है। मतलब ये क्या है, एनाबॉलिक स्टेट कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए, प्रेगनेंसी क्या होता है, प्रेगनेंसी इज अ एनाबॉलिक स्टेट, एनाबॉलिक स्टेट, ठीक है। उसके बाद बच्चों सबसे पहले आप समझिए कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो मेटाबॉलिज्म को हमने बोला कि एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म। क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों, तो एनाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी भी चीज का निर्माण करना, यानी कि फॉर्मेशन, ठीक है। और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है बच्चों कि तोड़ना, यानी कि ब्रेक डाउन। क्या, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया बच्चों। अब प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है
कि हाइपोग्लाइसेमिया और हाइपर इंसुलिज्म होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, ग्लाइसेमिया रहता है और हाइपर इंसुलिज्म रहता है। वो किसके वजह से रहता है बच्चों, आप याद कीजिए पुरानी क्लास को, जब हम आपको HPL हार्मोन पढ़ा रहे थे, जब हम आपको HPL हार्मोन पढ़ा रहे थे, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन का काम क्या होता था बच्चों, कि वो इंसुलिन को काम करने से रोक रहा था, वो इंसुलिन को काम करने से रोक रहा था, ठीक है। तो जब इंसुलिन काम नहीं कर रहा था तो आपके जो फीमेल है, उस फीमेल के अंदर जो है ग्लूकोज का मात्रा ब्लड में बढ़ रहा था, तो हाइपर ग्लाइसीमिया का केस हो रहा था, ठीक है। जब ग्लूकोज का मात्रा बढ़ रहा था ब्लड के अंदर, तो फीटस के अंदर वो ट्रांसफर हो जा रहा था, फीटस के अंदर ट्रांसफर हो जा रहा था, और फिर से मदर जो है हाइपोग्लाइसेमिक स्टेज में चली जाती थी, ठीक है। तो इस तरह से जो है दो कंडीशन होता है। पहला जो होता है बच्चों कि हाइपोग्लाइसेमिया HPL हार्मोन के कारण, और दूसरा होता है बच्चों हाइपर इंसुलिज्म। क्या होता है, हाइपर इंसुलिज्म। अब क्या है बच्चों, आपको पता है कि जो हाइपर इंसुलिज्म है, इंसुलिन का मात्रा ब्लड के अंदर बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। अब इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन का काम जो था, इंसुलिन को काम करने से HPL हार्मोन रोक रहा है उसको काम करने से। अब वो दूसरा काम करना स्टार्ट कर देगा। वो एकदम खुददार आदमी है, वो क्या करेगा, दूसरा काम करना स्टार्ट करेगा। और दूसरा काम क्या करेगा बच्चों, तो लिपिड के फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेगा, यानी कि लिपिड को बनाना चालू कर देगा। लिपिड का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि लिपिड यानी कि फैट का फॉर्मेशन करेगा, और फैट को बच्चों इकट्ठा करना स्टार्ट कर देगा, जिसको लाइपोजेनेसिस बोलते हैं, जिसको लाइपोजेनेसिस बोला जाता है। यानी कि लिपिड का फॉर्मेशन करना क्या कहलाता है, लाइपोजेनेसिस। वो किसके वजह से हो रहा है बच्चों, हाइपर इंसुलिज्म के वजह से हो रहा है। जब इंसुलिन का मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगा, तो क्या बच्चों, लिपिड का फॉर्मेशन भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, यानी कि लाइपोजेनेसिस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि फैट का एक्यूमुलेशन भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा प्रेगनेंसी के टाइम पे। इसलिए बच्चों, आपको वेट गेन जब मैं पढ़ा रहा था, उस टाइम पे आपको बताया था कि एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट होता है, और वो फैट कहाँ जमता है, ब्रेस्ट, एब्डोमिनल और बच्चों थाई वाले एरिया में। तो ये फैट कहाँ से आ रहा है बच्चों, तो ये जो इंसुलिन हार्मोन है, ये अपना काम कर रहा है अच्छे से। इसका काम दूसरा दे दिया गया है, लिपिड का फॉर्मेशन करना, और ये लिपिड का फॉर्मेशन करके फैट को बना रहा है, और फैट को कहाँ स्टोर हो रहा है बच्चों, तो ब्रेस्ट, एब्डोमेन और थाई वाले एरिया में, ठीक है। समझ में आया, तो इस चीज को लिखा देता हूं मैं बच्चों। अब प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, दो चेंजेस होता है। अब लिखिए, इन प्रेगनेंसी दो चेंजेस होता है बच्चों। पहला जो होता है वो रहता है हाइपोग्लाइसीमिया, किसके वजह से, तो ड्यू टू HPL, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। और दूसरा जो जो इसके अंदर स्टेज रहता है, वो रहता है सेम टाइम पे हाइपर इंसुलिनिज्म, ठीक है बच्चों। और ये भी किसके वजह से, तो ड्यू टू HPL हार्मोन, क्योंकि क्या कर रहा है बच्चों, इंसुलिन को काम करने से रोक रहा है। तो ये जो हाइपर इंसुलिज्म होगा बच्चों, तो हाइपर इंसुलिज्म क्या करेगा आगे बच्चों, ये दूसरा काम करना स्टार्ट करेगा, और उस काम का क्या नाम है बच्चों, तो लाइपोजेनेसिस क्या कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा, ठीक है। लाइपोजेनेसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, तो जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और लाइपो का मतलब बच्चों लिपिड होता है, क्या, लिपिड होता है, ठीक है। मतलब लिपिड का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि लिपिड फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। अब लिपिड फॉर्मेशन जब स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, आपको पता है, क्या पता है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि फैट का जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इंक्रीज एक्यूमुलेशन ऑफ फैट, ठीक है। फैट का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये कहाँ कहाँ पे होता है बच्चों, आप सभी को पता है कहाँ कहाँ पे होता है, तो ये ब्रेस्ट, एब्डोमेन एंड थाई, यहाँ पे फैट का एक्यूमुलेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से मेटाबॉलिक चेंजेस होता है प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, मेटाबॉलिक चेंजेस होता है। समझ में आया। अगला चेंजेस की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो चेंजेस है वह है बॉडी वाटर बैलेंस। क्या है, बॉडी वाटर
बैलेंस। ये बॉडी वाटर बैलेंस के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है बच्चों, तो कह सकते हैं बच्चों कि प्रेगनेंसी हाइपरवोलेमिया का स्टेट होता है। ठीक है, हाइपरवोलेमिया क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपको पता है कि ब्लड वॉल्यूम और प्लाज्मा वॉल्यूम बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ता है, और बच्चों बॉडी के अंदर फ्लूइड का जो है इतना ज्यादा बढ़ना स्टार्ट होता है जिसको हाइपरवोलेमिया बोला जाता है। लगभग लगभग 6.5 लीटर तक जो है आपके बॉडी के अंदर प्रेगनेंसी के टाइम पे फ्लूइड बढ़ता है। वो कैसे, अब एमनियोटिक फ्लूइड बन रहा है, वो क्या है, फ्लूइड है बच्चों, क्या है, बॉडी फ्लूइड है। प्लासेंटा के अंदर फ्लूइड होता है, कितना, 500 ml फ्लूइड होता है। फिर फीटस के अंदर अपना अलग फ्लूइड होता है, ठीक है, और ब्लड के अंदर अपना अलग फ्लूइड बढ़ रहा है, प्लाज्मा फ्लूइड अलग बढ़ रहा है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के अंदर अलग बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा बॉडी के अंदर फ्लूइड ही बढ़ रहा है। तो जब फ्लूइड ही बढ़ रहा है प्रेगनेंसी के अंदर, तो उस फीमेल के अंदर आपको कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी इज अ स्टेट ऑफ हाइपरवोलेमिया, क्या, हाइपरवोलेमिया। ठीक है बच्चों, तो इसमें लिख लीजिए प्रेगनेंसी इज अ स्टेट ऑफ हाइपरवोलेमिया, हाइपरवोलेमिया। ठीक है बच्चों, अब इस फ्लूइड को अगर हम बात करें कि ये फ्लूइड जो है हाइपरवोलेमिया का कंडीशन हो रहा है, तो बॉडी जो फ्लूइड है वो इंक्रीज होता है, इंक्रीज बॉडी फ्लूइड, बॉडी के अंदर फ्लूइड इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। और कितना होता है बच्चों, तो 6.5 लीटर, जैसा कि हमने आपको बताया 6.5 लीटर क्या होता है, फ्लूइड का इंक्रीज हो जाता है। और ये 6.5 लीटर को अगर हम बच्चों समझने की कोशिश करें दो भाग में, ठीक है, अगर इसको हम दो भाग में बांटने की कोशिश करें बच्चों, तो इसको हम 3.5 लीटर और 3 लीटर में क्या कर रहे हैं बच्चों, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं बच्चों। ये जो 3.5 लीटर जो मैंने लिखा है, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सा फ्लूइड रहेगा, किसका फ्लूइड, तो एक फीटस का फ्लूइड रहेगा, ठीक है, और प्लासेंटा का फ्लूइड रहेगा बच्चों। कितना होता है प्लासेंटा के अंदर, 500 ml होता है। और एमनियोटिक फ्लूइड रहेगा, एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है बच्चों, 600 से 800 ml होता है। तो ये सारा फ्लूइड हम 3.5 लीटर के अंदर रख रहे हैं, सब मिला के इतना हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो 3 लीटर फ्लूइड है वो है ब्लड वॉल्यूम, जो कितना होता है बच्चों, तो 1.5 लीटर होता है, ठीक है। और बच्चों क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है ये कितना होता है, 1.3 लीटर होता है। कितना, जैसा कि हमने अभी जस्ट पढ़ा है आपको, 1.3 लीटर होता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है बच्चों, आप अगर मैं इसको नाम देना चाहूं, इसको मैं अगर नाम देना चाहूं बच्चों, तो ये जो 3.5 लीटर है ये रिप्रोडक्टिव इसको बोल सकते हैं, क्या, रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, इसको आप मैटरनल साइड का जो फ्लूइड है वो बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट हमने आपको समझाने के लिए डिवाइड किया है बच्चों, ऐसे कोई बुक में आपको नहीं मिलेगा। हमने क्या बताया आपको कि प्रेगनेंसी हाइपरवोल्यूमा का स्टेट होता है। वो क्यों होता है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा फ्लूइड बढ़ता है, प्लेसेंटा का अलग फ्लूइड बढ़ता है, एमनियोटिक फ्लूइड का अलग फ्लूइड बढ़ रहा है, ब्लड वॉल्यूम, ईसीएफ वॉल्यूम सारा बढ़ता है, ठीक है। जिसको हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया, 3.5 लीटर और 3 लीटर। जो 3.5 लीटर है बच्चों रिप्रोडक्टिव जो फ्लूइड है वो है, और मैटरनल के अंदर जो फ्लूइड बढ़ रहा है वो 3 लीटर को हमने इस तरह से समझने की अच्छे से कोशिश किया, ठीक है बच्चों। अब ये फ्लूइड बढ़ता क्यों है, अब ये बच्चों फ्लूइड किस वजह से बढ़ता है, तो वो बच्चों आपको पता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन ये स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं, ठीक है। तो आप इसके बारे में लिख लीजिए, ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड इंक्रीज ड्यू टू, ये जो एस्ट्रोजन है, ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एक होता है एल्डोस्टेरोन, क्या, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। ये तीनों क्या होते हैं बच्चों, ये तीनों स्टेरॉयडल हार्मोन है, क्या है, स्टेरॉयड हार्मोन है। ये तीनों क्या है बच्चों, तो स्टेरॉयड हार्मोन है, ठीक है। और आपको पता है ये सारे जो स्टेरॉयड हार्मोन है, तो स्टेरॉयड हार्मोन का मेन काम होता है फ्लूइड को एक्यूमुलेट करवाना, ठीक है। फ्लूइड को एक्यूमुलेट करवाना किसका काम होता है, स्टेरॉयड हार्मोन का काम होता है। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन क्या है बच्चों, स्टेरॉयड हार्मोन होता है। आपको पता है जो पेशेंट अगर स्टेरॉयड ले रहा है, जो पेशेंट अगर स्टेरॉयड ले रहा है, उसके बॉडी के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ज्यादा स्टेरॉयड नहीं लेना चाहिए। तो जो स्टेरॉयडल हार्मोन है बच्चों, स्टेरॉयडल हार्मोन क्या कर रहा है,
फ्लूइड एक्यूमुलेट करवा रहा है बच्चों। और एक और बच्चों, एक और हार्मोन होता है जो होता है बच्चों रेनिन एंजियोटेंसिन एक्टिविटी। ये क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिन एक्टिविटी, ये किडनी के अंदर एक्टिविटी होता है बच्चों। तो ये वजह से, इस वजह से भी बॉडी के अंदर फ्लूइड बढ़ना स्टार्ट होता है। क्लियर है? तो हमने आपको समझाया बच्चों कि फ्लूइड बढ़ने का मेन कारण क्या है, फ्लूइड किसके वजह से बढ़ता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला चेंजेस की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हमारा अगला चेंजेस जो है वो है रीनल चेंजेस। क्या? रीनल चेंजेस, यानी कि किडनी के अंदर क्या क्या अब चेंजेस होने वाला है उसके बारे में समझते हैं। अगर हम किडनी के अंदर बात करें तो आप लोग एनाटॉमी के अंदर किडनी पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं बच्चों तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, एनाटॉमी सेक्शन में जाइए और वहां पे आप लोग किडनी के बारे में अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो अभी इतना ही बता देता हूँ कि किडनी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है GFR, जिसका होता है GFR, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अगर हम नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की बात करें कि 1 मिनट में कितना अमाउंट में ब्लड को फिल्टर करता है, तो वह 125 ml पर मिनट। क्या? 125 ml पर मिनट। अगर हम पूरा लीटर में बात करें तो 180 लीटर पर डे क्या होता है, नॉर्मली GFR होता है, नॉर्मल GFR होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए बच्चों, अगर हम नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की बात करें, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में GFR भी बोला जाता है, तो ये कितना होता है 125, ये कितना होता है 125 ml पर मिनट। ठीक है बच्चों, अगर इसको डेज में बात करें तो सॉरी लीटर में बात करें तो 180 लीटर पर डे होता है। ठीक है, इतना क्या है 180 लीटर पर डे क्या होता है बच्चों, GFR होता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो किडनी है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। घर के अंदर अगर RO सिस्टम लगा होगा आपके, वो मुश्किल से 20 से 30 लीटर निकालते निकालते वो पानी, वो जो RO है मशीन, वो पूरा गर्म हो जाता है। लेकिन आपका किडनी जो है पूरे दिन में 180 लीटर से भी ज्यादा ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। ठीक है, वो फिल्टर करती रहती है, इसलिए किडनी को बचा के रखिए। ठीक है, किडनी को जो खराब करता है अल्कोहल वगैरह, उसको नहीं लेना है। ठीक है, उसको कंज्यूम नहीं करना है, आपको शुद्ध पानी पीना है। ठीक है, तो दूसरा अगर हम बात करें कि प्रेगनेंसी के टाइम पे, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे बात करें बच्चों, तो ये जो GFR है ये इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जो GFR का रेट है बच्चों वो इंक्रीज होकर कितना इंक्रीज होता है, तो 40 से 50% इंक्रीज हो जाता है, यानी कि मोटा मोटी 40 से 50% इंक्रीज हो जाता है। जब आपको पता है बच्चों, जब GFR इंक्रीज हो जाएगा तो जल्दी 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 छनेगा, जल्दी जल्दी फिल्ट्रेशन का काम होगा। जब जल्दी जल्दी फिल्ट्रेशन का काम होता है तो आपको पता है कुछ ना कुछ उसका एबनॉर्मेलिटी होता है, कुछ ना कुछ उसका डिसएडवांटेज होगा। और डिसएडवांटेज क्या होगा बच्चों, तो जो यूरिन है उसके अंदर बच्चों ग्लूकोज भी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, प्रोटीन भी निकलना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, जो आप आयोडीन है आपके बॉडी के अंदर, आयोडीन भी बाहर एक्सक्रीट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको पता है कि आयोडीन आपके प्रेगनेंसी के लिए कितना ज्यादा इसेंशियल है। आपके फीटस के जो स्केलेटल डेवलपमेंट होता है, जो उसके बोन्स हड्डियां का जो डेवलपमेंट होता है, वो आयरन आयोडीन की वजह से ही होता है। ठीक है, अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी बच्चों तो आगे चल के बहुत सारे एबनॉर्मेलिटीज हो सकता है। किसके अंदर? बच्चों के अंदर। किसके अंदर बच्चों? बच्चों के अंदर देखने को मिल सकता है। बच्चा जो है मेंटली रिटार्डेड भी हो सकता है, मंद बुद्धि भी हो सकता है, इसलिए आयोडीन का मात्रा को बना के रखना चाहिए एक लिमिट मात्रा में। जब प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है तो उस टाइम पे आयोडीन का प्रचुर मात्रा बॉडी के अंदर होना ही चाहिए। ठीक है, अगर आयोडीन की कमी हो रही है तो फीटस का जो है बोन अच्छे से डेवलप नहीं होगा, उसका माइंड अच्छे से डेवलप नहीं होगा, उसका IQ अच्छे से डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज लिख लीजिए बच्चों कि अगर हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात करें, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें बच्चों, तो क्या होता है GFR बढ़ जाता है, इंक्रीज GFR। अब कितना बढ़ता है बच्चों, तो 40 से 50% क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं कि जब 40 से 50% बच्चों ये इंक्रीज हो जाएगा तो 1 मिनट में कितना ml ये फिल्टर करेगा, तो 1 मिनट में बच्चों 180 ml पर मिनट क्या होता है, फिल्ट्रेशन रेट हो जाता है। अगर हम लीटर में बात करें बच्चों तो 270 लीटर, 270 लीटर पर डे क्या होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे
जीएफआर रहता है, मतलब कि ब्लड को फिल्टर करते रहता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अगर जीएफआर बढ़ा, अगर बच्चों आपको पता है अगर जीएफआर बढ़ेगा, अगर जीएफआर बढ़ेगा तो जीएफआर बढ़ने से क्या होगा, आयोडीन का जो एक्सक्रीशन है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इनक्रीज आयोडीन एक्सक्रीशन। देखो जल्दी जल्दी अब फिल्टर हो रहा है ब्लड, तो आयोडीन भी यूरिन के अंदर चला जाएगा, आयोडीन भी आपके बॉडी से स्क्रीट आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, और जिस वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, आपको आयोडीन का कमी हो जाएगा, डिक्रीज आयोडीन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर आयोडीन का कमी देखने को मिलता है, किसके वजह से, जीएफआर के बढ़ने के वजह से। अगर हम नॉर्मल आयोडीन की रिक्वायरमेंट की बात करें कि नॉर्मल जो है, नॉर्मल जो आयोडीन है बच्चों वो नॉन प्रेगनेंसी में कितना रिक्वायरमेंट होता है, तो बहुत कम, 0.1 से 0.2 mg पर डे। ठीक है, ये क्या है, नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में है। नॉर्मल आयोडीन नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में फीमेल को 0.1 टू 0.2 mg पर डे रिक्वायरमेंट रहता है। अगर हम बच्चों बात करें कि माइक्रोग्राम के अंदर, तो 150 माइक्रोग्राम पर डे रहता है, 150 माइक्रोग्राम पर डे रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें बच्चों की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान जो आयोडीन का जो रिक्वायरमेंट है बच्चों वो कितना हो जाता है, तो कम से कम होना चाहिए 0.2 टू 0.5 mg पर डे। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें माइक्रोग्राम में तो 400 माइक्रोग्राम पर डे जो है ये होना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मल जो है आपको हमने बता दिया नॉर्मल कितना होना चाहिए बच्चों, तो नॉर्मल होना चाहिए 0.1 से 0.2 mg पर डे, और बच्चों 150 माइक्रोग्राम पर डे होना चाहिए नॉर्मल आयोडीन का रिक्वायरमेंट जब नॉन प्रेगनेंसी के स्टेज में रहेंगे। और प्रेगनेंसी के स्टेज में बच्चों 0.2 टू 0.5 mg पर डे और 400 माइक्रोग्राम पर डे क्या रहना चाहिए, आयोडीन का जो कंजप्शन है बच्चों वो आयोडीन का कंजप्शन रहना चाहिए। इसलिए नॉर्मल लिमिट में आपको आयोडीन लेना है, ज्यादा भी लेने से दिक्कत हो जाएगा, ज्यादा लेने से फिर किडनी पे असर पड़ेगा और किडनी भी आपका खराब हो सकता है। ठीक है, अब आयोडीन का मेन काम क्या होता है आपको पता है, बोन के डेवलप करना कराना। आयोडीन आयोडीन का मेन काम क्या होता है, तो टू डेवलप स्केलेटल एंड मेंटल हेल्थ, स्केलेटल एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, जिस फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी के टाइम पे आयोडीन की कमी रहती है उसके बच्चों के अंदर बच्चों मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं होता, आईक्यू उसका कम हो जाता है, आईक्यू अच्छा नहीं होता है, मेंटली रिटार्डेड भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या है बच्चों की जीएफआर जब बढ़ रहा है, जब जीएफआर बढ़ रहा है तो उस केस में क्या होगा कि ग्लूकोज का भी एक्सक्रीशन हो जाएगा, ग्लूकोज भी आपको यूरिन में देखने को मिल सकता है, यानी कि ग्लूकोज भी शरीर से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और उस टर्म को क्या बोला जाता है बच्चों, रीनल थ्रेशोल्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रीनल थ्रेशोल्ड बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरटी भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बच्चों कि रीनल थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, रीनल थ्रेशोल्ड का मतलब आप लोग को अगर समझने की कोशिश कीजिएगा कि किडनी क्या करती है बच्चों, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज यूरिन में नॉर्मली देखा जाता है, यूरिन के अंदर अगर नॉर्मली भी आप चेक करेंगे तो आपको ग्लूकोज देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है बच्चों, जीएफआर बढ़ जाता है जिसके कारण ग्लूकोज बहुत ज्यादा बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, एक्सक्रीट आउट बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से यूरिन के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में मिलता है। और किडनी का एक मैकेनिज्म होता है बच्चों, वो क्या करता है कि जो यूरिन के अंदर जो ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में चला गया है उसको वापिस से क्या करता है बच्चों, निकाल के किडनी के अंदर ले आता है। ठीक है, वापिस उससे निकाल लेता है, और वापिस निकालने का जो प्रोसेस है उसको आरटी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रीनल थ्रेशोल्ड बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है बच्चों, रीनल थ्रेशोल्ड। क्लियर है, फिर से समझ लीजिए बच्चों, रीनल थ्रेशोल्ड क्या होता है, किडनी के वापिस यूरिन में से जो ग्लूकोज को बाहर निकाल के रख लेने की जो प्रक्रिया है
वो रेनल थ्रेशोल्ड कहलाता है। अब अगर हम बात करें कि नॉर्मली जो है कितना मात्रा में ये जो यूरिन से ग्लूकोज को वापस निकाल के रखता है, तो वो रखता है बच्चों 180 mg पर DL। कितना? 180 mg पर DL। यानी कि बच्चों 180 mg पर DL का मतलब है कि 100 ml यूरिन के अंदर से 100 ml यानी कि 100 ml यूरिन के अंदर से ये नॉर्मली 180 mg पर DL क्या करेगा? ग्लूकोज को बाहर निकाल लेगा। कौन? किडनी। क्या करेगा? किडनी 180 ml पर DL ग्लूकोज को निकाल लेगा। यहां मैं लिखा देता हूं, किडनी रीअब्सॉर्ब टू ग्लूकोज इन यूरिन फॉर्मेशन। और वो कितना बच्चों? तो 100 ml। 100 ml अगर यूरिन बना रहा है बच्चों, 100 ml अगर यूरिन बना रहा है किडनी, तो 100 ml यूरिन में से 180 mg पर DL क्या करेगा? ग्लूकोज को ये रीअब्सॉर्ब करके रख लेगा। अब आप लोग बताइए बच्चों, अब प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है? इन प्रेगनेंसी क्या होता है बच्चों? ये जो रीनल थ्रेशोल्ड है ये घट जाता है, और घट के कितना हो जाता है? 140 mg पर DL हो जाता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो रीनल थ्रेशोल्ड है RT है, ठीक है, वो कितना हो जाता है बच्चों? 140 mg पर DL हो जाता है। यानी कि ये क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, कौन डिक्रीज होता है बच्चों? तो ये RT क्या होता है? इन प्रेगनेंसी RT क्या हो जाता है बच्चों? रीनल थ्रेशोल्ड डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? मतलब कि 100 ml यूरिन में से जो किडनी 180 mg पर DL ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब कर रहा था, अब कितना करेगा? मात्र 140 mg पर DL ही वो एब्जॉर्ब कर पाएगा। यानी कि यहाँ पे भी ग्लूकोज की कमी देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ समझ में आया बच्चों? तो जिससे क्या होगा, यहां तक समझने में कोई डाउट है बच्चों तो पूछ सकते हैं। अब क्या होगा बच्चों कि रीनल थ्रेशोल्ड क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अब रीनल थ्रेशोल्ड क्या होगा? डिक्रीज होगा, जिस कारण से क्या हो गया बच्चों? रीनल थ्रेशोल्ड डिक्रीज होगा, जिस कारण से एब्जॉर्ब कम मात्रा में ग्लूकोज होगा यूरिन से, तो यूरिन के अंदर आपको ग्लूकोज देखने को मिलेगा। जिस टर्म को ग्लाइकोसोरिया बोला जाता है। यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपके प्रेग्नेंट वुमन के अगर यूरिन में अगर ग्लूकोज की मात्रा चेक करेंगे, तो नॉर्मल फीमेल है उनके कंपेरिजन में ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज देखने को मिलेगा। वो क्यों होता है बच्चों? मैकेनिज्म आप समझ चुके हैं। यहाँ पे रीनल थ्रेशोल्ड डिक्रीज हो जाता है, यानी कि जो यूरिन के अंदर से जो मैकेनिज्म था, किडनी क्या कर रही थी? वापस रीअब्सॉर्ब कर रही थी। वो रीअब्सॉर्ब कम मात्रा में करती है, यानी कि 140 mg पर DL ही करेगी, तो यूरिन के अंदर जो है ग्लूकोज वैसे ही रह जाएगा, वैसे ही पड़ा रहेगा, और उसको आपको लैब के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो RT डिक्रीज होने की वजह से, रीनल थ्रेशोल्ड डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा? इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन के अंदर जो है ग्लूकोज का मात्रा जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब यूरिन के अंदर ग्लूकोज का बढ़ता है, उसको बोला जाता है, उस टर्म को ग्लाइकोसोरिया। ठीक है, तो ये ऑलवेज प्रेजेंट इन मैटरनल यूरिन में हमेशा आपको जो है ग्लूकोज का मात्रा बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। और क्यों मिलेगा बच्चों? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप वो बहुत अच्छे से इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चों, एक टेस्ट है जिस टेस्ट का नाम है बेनेडिक्ट टेस्ट। क्या है? बेनेडिक्ट टेस्ट। अब इस टेस्ट से क्या पता करते हैं बच्चों? इस टेस्ट से यूरिन को टेस्ट किया जाता है। जो मैटरनल यूरिन है बच्चों, उसको टेस्ट किया जाता है कि उसके अंदर ग्लाइकोसोरिया प्रेजेंट है या नहीं, उसके अंदर बच्चों ग्लूकोज प्रेजेंट है या नहीं। तो बेनेडिक्ट टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं बच्चों? हम एक सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, जिस सोल्यूशन का नाम होता है बेनेडिक्ट सोल्यूशन। क्या होता है? बेनेडिक्ट सोल्यूशन का हम यूज करते हैं। ठीक है, ये जो बेनेडिक्ट सोल्यूशन है इसका यूज कितना करते हैं? 5 ml बेनेडिक्ट सोल्यूशन का यूज करते हैं।
जो कि कलर में कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, जो कि ब्लू कलर का होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे इस बेनेटिक सोल्यूशन में, अब इस बेनेटिक सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, यूरिन को मिक्स करेंगे। और कितना यूरिन को, तो जो मैटरनल यूरिन है बच्चों, उस मैटरनल यूरिन का जो 8 ड्रॉप डालेंगे, क्या 8 ml डालेंगे, 8 ml ड्रॉप ऑफ यूरिन डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि बेनेटिक टेस्ट क्या होता है। तो बेनेटिक टेस्ट किसके लिए किया जाता है बच्चों, कि यूरिन के अंदर ग्लाइकोसोरिया प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इसको टेस्ट करने के लिए हम बेनेटिक टेस्ट करते हैं। और बच्चों बेनेटिक टेस्ट करने के लिए हमें बेनेटिक सोल्यूशन का जरूरत पड़ता है, कितना 5 ml, जो कि ब्लू कलर का होता है। उस बेनेटिक सोल्यूशन में क्या करेंगे, 8 ml यूरिन के ड्रॉप को डालेंगे, 8 ml यूरिन को उसमें मिलाएंगे। और 8 ml यूरिन को मिलाने के बाद जो रिएक्शन होगा बच्चों, तो इसमें दो तरह से आपका, दो तरह का फाइंडिंग दिखेगा। एक में ब्लू कलर दिखेगा बच्चों, एक में ब्लू कलर दिखेगा, यानी कि कोई भी तरह का कलर चेंज इसमें नहीं दिखा, यानी कि कोई भी तरह का जो है नो कलर चेंज, नो कलर चेंज, यानी कि पहले भी बेनेटिक सोल्यूशन ब्लू कलर का था, अभी भी यूरिन के ड्रॉप डालने के बाद भी वो जो सोल्यूशन का कलर है वो ब्लू ही है। इसका मतलब कोई भी तरह का कलर चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब क्या है कि नो ग्लाइकोसोरिया प्रेजेंट, मतलब कि नो ग्लाइकोसोरिया प्रेजेंट। ठीक है, नो ग्लाइकोसोरिया। ठीक है, समझ में आया, मतलब इस यूरिन के अंदर ग्लूकोज का मात्रा नहीं है, मतलब ग्लाइकोसोरिया नहीं है। अब बच्चों क्या होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ क्या होगा बच्चों कि जैसे बेनेटिक सोल्यूशन के अंदर 8 ml यूरिन का ड्रॉप डाले, तो उसका जो कलर है ब्रिक रेड कलर हो गया। कैसा हो गया, ब्रिक रेड कलर आपको वो सोल्यूशन देखने को मिला। जब ब्रिक रेड कलर सोल्यूशन देखने को मिलेगा, इसका मतलब क्या है बच्चों, उसके अंदर ग्लाइकोसोरिया प्रेजेंट है। क्या है, ग्लाइकोसोरिया क्या है बच्चों, प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है। तो इस तरह से आप जो है बेनेटिक टेस्ट कर सकते हैं। बेनेटिक टेस्ट से भी क्वेश्चन आता है, आपको वहां पे एग्जाम में बेनेटिक सोल्यूशन का कलर नहीं दिया रहेगा, आपको बस ये दिया रहेगा बच्चों की ब्लड बेनेटिक टेस्ट के अंदर यूरिन का जो सोल्यूशन है, टेस्ट करने के बाद वो ब्राइट रेड कलर का है, ब्लू कलर का है, येलो कलर का है और ब्रिक रेड कलर का है। आपको जो है सो बताना है कि ग्लाइकोसोरिया किस में प्रेजेंट होगा। तो आपको क्या आंसर करना है, ब्रिक रेड कलर, तभी जाके आपका आंसर सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम जीआई सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। अगला लिखिए जीआई सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। ठीक है, जीआई सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, अब जीआई सिस्टम के अंदर आपको जो है जनरली पेशेंट के अंदर स्वेलन गम्स देखने को मिलेगा, जो मसूरा है उसमें सूजन देखने को मिलेगा, या फिर मसूरा के अंदर से ब्लीडिंग भी हो सकता है। क्या ब्लीडिंग भी हो सकता है। और ये किसके वजह से हो रहा है बच्चों, तो ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन का काम हमने पढ़ा था कि क्या करता है, वेजोडायलेशन करता है, वेसल्स को डायलेट करता है और हाइपरट्रॉपी कराने का काम करता है। तो वेसल्स को डायलेट करने में या फिर हाइपरट्रॉपी होने की वजह से सूजन आ सकता है, यानी कि जो गम्स है उसका साइज बड़ा हो सकता है, उसमें स्वेलिंग आ सकता है और ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए कि इसमें स्वेलन गम्स या फिर ब्लीडिंग गम्स भी देखने को मिलेगा। और ये क्यों होगा बच्चों, तो ये होगा ड्यू टू ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन के कारण होगा। क्यों, क्योंकि एस्ट्रोजन यहाँ पे क्या करेगा, हाइपरट्रॉपी करा देगा या फिर वेजोडायलेशन करा देगा, जिस वजह से स्वेलन गम्स देखने को मिलेगा। दूसरा जो चेंजेस देखने को मिलेगा वो होगा इंक्रीज सलाइवेशन। सलाइवेशन मतलब सलाइवा का ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होना, उसको सलाइवेशन बोलते हैं। ये भी किसके वजह से होगा, तो ईस्ट्रोजन हार्मोन के वजह से होगा। ठीक है बच्चों, तीसरा जो चेंजेस होगा बच्चों वो होगा डिक्रीज इंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी। क्या, डिक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, या फिर कह सकते हैं कि डिक्रीज पेरिस्टालिटिक
डिक्रीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। यानी कि इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, मोटिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट होना, मोटिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट होना। तो इंटेस्टाइन का मोटिलिटी क्यों हो जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो क्यों हो जाएगा, ये होगा बच्चों प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम क्या होता है बच्चों कि वो जो मसल्स है, जो बच्चों मसल्स है उसको रिलैक्स करने का काम करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है। जब बच्चों इंटेस्टाइनल मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, जब आप लोग सोचिए कि इंटेस्टाइनल मसल्स जब रिलैक्स हो जाएंगे तो उसके अंदर जो है मूवमेंट कम हो जाएगा, उसके अंदर इंटेस्टाइन का मूवमेंट कम हो जाएगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो जाएगा। क्यों, उस मसल्स को रिलैक्स होने की वजह से। जब मसल्स रिलैक्स हो जाएगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है। अब कॉन्स्टिपेशन क्यों होगा बच्चों, क्योंकि अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम है, तो जो स्टूल है बच्चों अच्छे से पास आउट नहीं हुआ, अच्छे से प्रेगनेंसी के टाइम पे पास आउट नहीं हुआ। तो बहुत सारे केस में देखा गया है, 90% केस में, कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो फीमेल है उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन का शिकायत रहता है। जब ऐसा कोई शिकायत रहेगा कॉन्स्टिपेशन का बच्चों, तो आपको क्या करना है, इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हाई फाइबर डाइट्स एडवाइस करना है, हाई फाइबर डाइट एडवाइस करना है। और उसके साथ साथ बोलना है कि बच्चों प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक करने के लिए, यानी कि जो वाटर का कंजप्शन है वो बढ़ाने के लिए, फ्लूइड ज्यादा मात्रा में लेने के लिए, ताकि जो है कॉन्स्टिपेशन को ठीक किया जा सके, ठीक है। ये जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है बच्चों, ये किसके वजह से होता है आपको पता है, ये होता है बच्चों ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से मोटिलिटी कम हो जाता है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डिक्रीज हो जाएगा बच्चों तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, क्या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। जब कॉन्स्टिपेशन होगा बच्चों तो आपको पता है कॉन्स्टिपेशन का इलाज क्या है, तो पेशेंट को एडवाइस करना है, एडवाइस टू टेक हाई फाइबर डाइट, हाई फाइबर डाइट एंड टेक प्लेंटी ऑफ वाटर, वाटर भी बहुत अच्छे मात्रा में उसको लेना है, ठीक है, जिससे कि क्या हो सके, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो सके, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला जो हमारा चेंजेस है वो है क्यूटेनियस चेंजेस। क्या है, क्यूटेनियस चेंजेस, आप लोग हेडिंग लगाइए, क्यूटेनियस चेंजेस। ये जो क्यूटेनियस चेंजेस है ये कहाँ पे होता है, तो आपके स्किन के ऊपर देखने को मिलता है। जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसके स्किन के ऊपर देखने को मिलेगा, क्या, लाइनिया निग्रा देखने को मिलेगा, ठीक है, स्ट्रे ग्रेविडेरम मिलेगा, बटरफ्लाई जैसा मास्क जैसा फेस और चिक्स पे देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको कोलास्मा बोला जाता है। ये सारा क्या है बच्चों, ये सारा क्यूटेनियस चेंजेस है। तो सबसे पहला जो चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, वो पहला चेंजेस क्या होगा बच्चों, तो वो होगा लिनिया नाइग्रा। क्या होगा पहला चेंजेस, लीनिया नाइग्रा। अब लीनिया नाइग्रा क्या होता है बच्चों, लीनिया नाइग्रा क्या होता है, तो जो जिफॉइड प्रोसेस है, इधर समझिए बच्चों, जो जिफॉइड प्रोसेस है, ठीक है, और नीचे तक क्या है बच्चों, सिम्फाइसिस प्यूबिस। जिफॉइड प्रोसेस सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच में ब्लैक ब्लैक सा लाइन बन जाएगा, ब्लैक ब्लैक सा क्या बन जाएगा, ब्लैक या फिर ब्राउन भी कह लीजिए, ब्राउन ब्राउन सा लाइन बन जाएगा, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे बच्चों, लिनिया नाइग्रा बोला जाता है। जिसको ये कैसा रहेगा बच्चों, तो ये ब्लैक कलर का रहेगा, ये लाइन ब्लैक कलर का रहेगा, जिफॉइड प्रोसेस से सिम्फाइसिस प्यूबिस तक, ठीक है, जिसको लिनिया नाइग्रा बोलते हैं, ठीक है। अगर बच्चों ये पिंक कलर का होगा लोअर, सिर्फ सिम्फाइसिस प्यूबिस के पास या फिर लोअर एब्डोमेन के पास, तो उसको बोलेंगे स्ट्राइक ग्रेविडेरम, ठीक है, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो लिनिया निग्रा में लिखिए क्या होता है, ब्राउनिश, ब्राउनिश होता है या फिर ब्लैक होता है, क्या, ब्लैक पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन लाइन बिटवीन जिफॉइड प्रोसेस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस ठीक है। और अगर हम बात करें इसके अपीयरेंस की, कब से दिखना स्टार्ट हो जाता है, ये जो लीनिया नाइग्रा है कब से स्टार्ट हो जाता है, तो अपीयरेंस एट 20 वीक्स,
20 वीक्स पे आपको ये सारा चीज देखने को मिल सकता है। ठीक है, दूसरा जो चेंजेस है, बच्चों, वो है स्ट्रैग्रेविडेरम। क्या है? स्ट्रैग्रेविडेरम। ठीक है बच्चों, ये स्ट्रैग्रेविडेरम क्या होता है? सेम उसी तरह होता है बच्चों। ये क्या है? जिफायर प्रोसेस है। ठीक है, नीचे क्या है? सिम्फाइसिस प्यूबिस है। ठीक है, अब सिम्फाइसिस प्यूबिस, यहाँ पे जो लोअर एब्डोमेन है, ठीक है, ग्रेविड यूट्रस की वजह से लोअर एब्डोमेन में क्या होता है? पिंक पिंक लाइन बनना स्टार्ट हो जाता है। कैसा लाइन? पिंक पिंक लाइन बनना स्टार्ट हो जाता है, या फिर ये रेड लाइन भी देखने को मिल सकता है, तो उसको स्ट्रैग्रेविडियम बोला जाता है। देखिए इसमें कि पिंक या फिर रेड लाइंस फाउंड ऑन लोअर एब्डोमेन, किसके वजह से? ड्यू टू ग्रेविड यूट्रस, के वजह से, ग्रेविड यूट्रस। ठीक है, और ये अपीयरेंस कब होगा? दिखना कब स्टार्ट होगा? तो अपीयरेंस एट 20 वीक्स, ये भी 20 वीक्स पे दिखना स्टार्ट हो सकता है। और बच्चों आफ्टर डिलीवरी अगर बात करें तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? स्ट्रा एल्विकेंस में। ये जो पिंक लाइन है ये किस में हो जाएगा? तो ये व्हाइट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब व्हाइट लाइन में कन्वर्ट होगा तो उस पोर्शन को क्या बोलेंगे? स्ट्रा एल्विकेंस। ठीक है, तो आफ्टर डिलीवरी इट कन्वर्ट्स इन स्ट्रा एल्विकेंस, यानी कि व्हाइट लाइन में। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया कि स्ट्रैग्रेविडेरम क्या होता है। अगला चेंजेस लिखिए आप लोग, तीसरा चेंजेस है कोलास्मा ग्रेविडेरम। क्या है? कोलाज्मा ग्रेविडेरम। जो कोलास्मा ग्रेविडेरम होता है बच्चों, फेस के ऊपर बटरफ्लाई मास्क जैसा शेप बन जाता है। फेस के ऊपर, चिक्स के ऊपर, फोरहेड के ऊपर क्या होता है? बटरफ्लाई मास्क बन जाता है। जब प्रेगनेंसी के टाइम पे आप देखेंगे फीमेल का जो ब्लैक डार्क सर्कल होना स्टार्ट हो जाता है फेस और चिक्स के ऊपर। ठीक है, तो वहां लिखिए बटरफ्लाई, इसमें क्या होता है? बटरफ्लाई मास्क, इसको बटरफ्लाई मास्क का प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, बटरफ्लाई मास्क का प्रेगनेंसी भी बोला जाता है। और इसके अंदर क्या होता है बच्चों? तो डार्क पिगमेंटेशन हो जाता है, डार्क पिगमेंटेशन एरिया फाउंड अराउंड आई, नोज, फोरहेड एंड चिक्स, गाल पे भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इसके अपीयरेंस की बात करें तो अपीयरेंस इसका कब होगा? तो एट 24 वीक्स पे ये देखने को मिल सकता है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? कोलास्मा ग्रेविडेरम है। क्या है? कोलास्मा ग्रेविडेरम है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अभी तक जितना हमने पढ़ा, यहाँ तक किसी को कुछ भी समझने में डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाक से पूछ सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले अपने चेंजेस पे। ठीक है, चौथा जो चेंजेस होगा बच्चों वो देखने को मिलेगा स्पाइडर नेवी। क्या? स्पाइडर नेवी, ये सारे क्यूटेनियस चेंजेस के अंदर ही आपको लिखना है। स्पाइडर नेवी क्या होता है बच्चों? जिसको वेस्कुलर स्पाइडर नेवी बोलते हैं या फिर स्पाइडर टेलेंजेक्टेसिस भी बोला जाता है। यानी कि जो स्पाइडर मतलब जो मकड़ी का जाला होता है, मकड़ी का जो जाल होता है बच्चों, स्पाइडर का जो नेट होता है जिसमें स्पाइडर रहता है, तो उस टाइप का अपीयरेंस आपके फेस पे, आपके चिक्स पे, आपके नोज पे देखने को मिलेगा, स्पाइडर जैसा अपीयरेंस। तो उसको क्या बोलेंगे? स्पाइडर नेवी बोला जाता है। ठीक है, तो लिखिए ऑल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम क्या है? ऑल्सो नोन एज वास्कुलर स्पाइडर नेवी, वास्कुलर स्पाइडर नेवी
या फिर इसका दूसरा नाम होता है स्पाइडर टेलेंजेक्टेसिस। टेलेंजेक्टेसिस, ठीक है, इसका दूसरा नाम ये दोनों है। और इसमें क्या होता है बच्चों, तो स्पाइडर स्पाइडर नेट लाइक स्ट्रक्चर appear on face, neck and एक्सट्रीमिटीज, यानी कि जो स्पाइडर का जो नेट होता है वैसा स्ट्रक्चर आपके फेस पे, आपके नेक पे और आपके एक्सट्रीमिटीज पे देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है, उसका नाम स्पाइडर नेवी उसको बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, स्पाइडर नेवी बोला जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप ये पूरा जो क्यूटेनियस चेंजेस है आपको समझ में आ गया होगा। अगला चेंजेस की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो चेंजेस है वो है रिप्रोडक्टिव चेंजेस। क्या है, रिप्रोडक्टिव चेंजेस। अभी रिप्रोडक्टिव चेंजेस के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहला जो ऑर्गन है वो है यूट्रस। यूट्रस के अंदर चेंजेस देखते हैं बच्चों। यूट्रस के अंदर चेंजेस क्या देखने को मिलेगा बच्चों, तो अगर हम इसके मेजरमेंट की बात करें बच्चों, तो इसका मेजरमेंट का जो मेजरमेंट इसका होता है बच्चों, उससे 4-5 गुना ज्यादा बड़ा हो जाता है, उससे 4-5 गुना ज्यादा ये इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हम मेजरमेंट ऑफ यूट्रस की बात करें कि मेजरमेंट ऑफ यूट्रस जो होगा, ठीक है, ये प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या रहेगा, 4 to 5 टाइम्स इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर नॉर्मल में बात करें बच्चों, अगर हम नॉर्मली बात करें कि कितना कितना इसका लेंथ होता है, ठीक है, अगर नॉर्मल बात करें तो नॉर्मल होता है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कब होता है बच्चों, तो ये नॉन प्रेगनेंसी में होता है। 8 सेंटीमीटर बढ़ के 40 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, ये क्या है 8 सेंटीमीटर बच्चों, तो ये है नॉन प्रेगनेंसी में, ये नॉन प्रेगनेंसी में है। और ये 40 सेंटीमीटर बच्चों किस में हो जाता है, प्रेगनेंसी में, इतना तक बढ़ जाता है। ठीक है, अगर नॉर्मल वेट की बात करें बच्चों, अगर नॉर्मल वेट कितना होता है, तो नॉर्मल वेट होता है नॉन प्रेगनेंसी में बच्चों 60 ग्राम। ठीक है, 60 ग्राम। और इसका प्रेगनेंसी में यूट्रस का वेट लगभग 800 से 1000 ग्राम हो जाता है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल, इधर लिख देता हूं बच्चों, मैं इधर जगह खाली है। अगर हम नॉर्मल वेट ऑफ यूट्रस, ठीक है, कब, तो नॉन प्रेगनेंसी में, तो नॉन प्रेगनेंसी में कितना वेट होगा, तो वो होता है बच्चों सिर्फ और सिर्फ 60 ग्राम, सिर्फ और सिर्फ 60 ग्राम। और यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों कि वेट इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कितना वेट हो जाता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, 800 से 1000 ग्राम। ठीक है, 800 से 1000 ग्राम क्या होता है, यूट्रस का वेट हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो ये क्या है, रिप्रोडक्टिव चेंजेस है। अगर हम शेप की बात करें कि शेप में किस तरह से बदलाव होता है बच्चों, अगर बात करें कि शेप एंड साइज ऑफ यूट्रस, शेप एंड साइज ऑफ यूट्रस के अंदर अगर देखें कि किस तरह से शेप एंड साइज ऑफ यूट्रस के अंदर चेंजेस देखने को मिलता है, तो सबसे पहले क्या होता है शेप, अगर हम नॉन प्रेगनेंसी की बात करें, अगर हम नॉन प्रेगनेंसी की बात करें, नॉन प्रेगनेंसी में देखा जाए तो ये होता है पायरिफॉर्म शेप का। क्या होता है, पायरिफॉर्म शेप का होता है। पायरिफॉर्म मतलब नाशपाती जो एक फल होता है बच्चों, उस नाशपाती फल जैसा इसका स्ट्रक्चर आता है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से रहता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। अब क्या होता है बच्चों कि प्रेगनेंसी में अगर बात करें, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर देखें, ड्यूरिंग
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात की जाए बच्चों, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है? अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है बच्चों? तो अगर प्रेगनेंसी 6 वीक का है, अगर प्रेगनेंसी 6 वीक का है तो यूट्रस कैसा रहता है? मुर्गी के अंडे जैसा, हैंस एग के जैसा रहता है। ठीक है। अगर 8 वीक तक जो ग्रोथ होता है यूट्रस का, तो 8 वीक तक जाते जाते क्रिकेट बॉल जैसा हो जाता है, क्रिकेट बॉल जैसा हो जाता है, या फिर जो आपका ऑरेंज है, ऑरेंज शेप जैसा हो जाता है। ठीक है। और 12th वीक जाते जाते, ठीक है, ये जो शेप है चेंज होके जैसा फीटस का हेड होता है, ठीक है, फीटस का हेड होता है वैसा हो जाता है। ठीक है। और 36 वीक जाते जाते कैसा इसका शेप हो जाता है बच्चों? स्फेरिकल शेप। क्या? स्फेरिकल शेप हो जाता है। ठीक है। और ये कब हो रहा है ये सारा चेंजेस? तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कब हो रहा है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है? 6 वीक पे हैंस एग, यानी कि मुर्गी के जो अंडे होते हैं उस तरह से यूट्रस का शेप रहता है। 8वें वीक पे क्रिकेट बॉल की तरह हो जाता है, फिर ऑरेंज शेप का हो जाता है, और 12th वीक पे फीटल हेड जैसा, और 36 वीक पे बच्चों स्फेरिकल शेप का ये हो जाता है। तो शेप में इस तरह से बदलाव होता है, शेप में कुछ इस तरह से बदलाव होता है। अगर हम बच्चों आपसे पूछे, अगर हम पूछे बच्चों कि जो यूट्रस है वो कैसा ऑर्गन है, तो पेल्विक ऑर्गन होता है। क्या होता है कि नॉन प्रेगनेंसी के टाइम पे, कि नॉन प्रेगनेंसी के टाइम पे जो यूट्रस होता है वो कैसा ऑर्गन होता है? जो यूट्रस होता है बच्चों कैसा ऑर्गन होता है? तो होता है पेल्विक ऑर्गन। कैसा? पेल्विक ऑर्गन होता है। अब पेल्विक ऑर्गन क्यों होता है? क्योंकि ये पेल्विक कैविटी में क्या होता है? सिचुएटेड होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पेल्विक ऑर्गन बोला जाता है। तो पेल्विक ऑर्गन कब कहलाता है बच्चों? यूट्रस नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में। अब ये जब प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, जब प्रेगनेंसी कंफर्म होती है बच्चों, ठीक है, प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, और आफ्टर 12 वीक, आफ्टर 12 वीक्स इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर 12 वीक के बाद, 12 वीक तक क्या बोलेंगे? प्रेगनेंसी के अंदर भी अगर पूछा जाए बच्चों आपसे क्वेश्चन घुमा के कि प्रेगनेंसी के टाइम पे 12 वीक तक जो है यूट्रस है कैसा ऑर्गन है, तो आपको आंसर करना है पेल्विक ऑर्गन ही है। अब आफ्टर 12 वीक क्या होता है बच्चों? यह जो पेल्विक ऑर्गन है ये एब्डोमिनल ऑर्गन में चेंज हो जाता है। क्या? एब्डोमिनल ऑर्गन में चेंज हो जाता है। यानी कि चेंज क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जो फंडल हाइट है, अब फिटस का ग्रोथ हो रहा है, 12 वीक के बाद फिटस का ग्रोथ और ज्यादा होने लगता है, तो जो पेल्विक कैविटी है बच्चों वहां पे जगह पर्याप्त नहीं होता है उस फीटस को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए। तो क्या होता है? ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव करते जाता है। जो फंडल हाइट बढ़ता है बच्चों, वो फंडल हाइट बढ़ने की वजह से वो एब्डोमिनल कैविटी में भी आ जाता है। ठीक है। इसलिए उसको एब्डोमिनल ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं इसको? एब्डोमिनल ऑर्गन इसको बोला जाता है। कब? आफ्टर 12 वीक इन प्रेगनेंसी। और 12 वीक से पहले क्या है? पेल्विक ऑर्गन ही है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? अब अगर आपसे पूछे बच्चों, अगर आपसे पूछे कि एब्डोमिनल ऑर्गन जो है कि डिलीवरी के कितने दिन बाद जो है फिर से दोबारा पेल्विक ऑर्गन बन जाता है, डिलीवरी के कितने दिन बाद ये फिर से पेल्विक ऑर्गन बनेगा? तो 2 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, 2 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, मतलब कि डिलीवरी के 2 वीक बाद, डिलीवरी के 2 वीक बाद क्या कहलाएगा? जो आपका यूट्रस एब्डोमिनल ऑर्गन कहला रहा था, अब ये यूट्रस पेल्विक ऑर्गन फिर से कहलाने लगेगा। क्या? पेल्विक ऑर्गन इसको बोला जा सकता है। क्या? पेल्विक ऑर्गन। ठीक है, इतना समझ में आया? कोई तरह का डाउट, कोई तरह का दिक्कत है तो फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे, आपको तुरंत आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है। ये क्या कहलाएगा बच्चों? पेल्विक ऑर्गन कहलाएगा। कब कहलाएगा? आफ्टर 2 वीक्स ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के 2 वीक्स बाद क्या कहलाएगा? ये पेल्विक ऑर्गन कहलाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। ये तो था सारे रिप्रोडक्टिव चेंजेस। ठीक है बच्चों, अब क्या है कि जो फीमेल प्रेग्नेंट वुमन है उसके अंदर कुछ अदर चेंजेस भी आपको देखने को मिलता है। और वो अदर चेंजेस के अंदर क्या है? जितने भी साइंस आपने पढ़ा है कि पाल्मर साइन, गुडेल साइन, चैडविक साइन, हेगर साइन,
हर एक चीज ऑक्सीडेंट साइन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये सारे जो साइन है ये अदर्स के अंदर आते हैं, अदर चेंजेस के अंदर आते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, आप लोग हेडिंग लगा लीजिए बच्चों, अदर चेंजेस, अदर चेंजेस। अदर चेंजेस के अंदर हम पढ़ेंगे, सबसे पहला हम पढ़ेंगे बच्चों पाल्मर साइन। क्या? पाल्मर साइन। ये पाल्मर साइन क्या होता है? सबसे पहले समझ लीजिए बच्चों कि पाल्मर साइन होता है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शन होना, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होना रेगुलर और रिदमिक, रेगुलर और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन क्या कहलाता है? पाल्मर साइन कहलाता है। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है बच्चों, इसको मेडिकल स्टाफ या फिर ऑब्स्टेशियन जो होते हैं या फिर नर्सिंग ऑफिसर हैं, डॉक्टर्स हैं, वही इस चीज को मेडिकल टीम के द्वारा जो है डन किया जाता है। ठीक है, तो कैसे डन किया जाता है बच्चों? तो इसको बाय मैनुअल एग्जामिनेशन किया जाता है। जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं रेगुलर रिदमिक बच्चों, उसको बाय मैनुअल एग्जामिनेशन करके देखा जाता है। ठीक है, तो बाय मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं। क्या करते हैं? बाय मैनुअल एग्जामिनेशन, इसका बाय मैनुअल एग्जामिनेशन किया जाता है। क्या चेक करने के लिए बच्चों? क्या चेक करने के लिए? तो रेगुलर, इसके अंदर क्या होता है पाल्मर साइन के अंदर? रेगुलर एंड रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। इसको चेक करते हैं बाय मैनुअल एग्जामिनेशन के द्वारा। ठीक है बच्चों, और बच्चों अगर हम बात करें, अगर हम आपसे पूछे कि ये अपीयर कब होता है, ये आपको दिखना कब स्टार्ट हो जाता है, तो अपीयर्स एट 4 to 8 वीक्स, 4 to 8 वीक्स पे ये क्या हो जाता है बच्चों? अपीयर हो जाता है, दिखना स्टार्ट हो जाता है 4 to 8 वीक्स। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो ये जो पाल्मर साइन है इसके अंदर क्या होता है? रेगुलर और रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है। और ये जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है बच्चों, यही आगे जाके लेबर पेन कॉज करता है, आगे जाके लेबर पेन कॉज करता है। अभी जो है स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अभी क्या होता है बहुत धीमा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आता है, जिससे कि आगे चल के कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है। और ये पेन इतना भी काफी नहीं होता है कि लेबर करवा सके। ठीक है, तो ये पेन क्या करता है? लेबर पेन कहलाता है। आगे जाके लेबर पेन कॉज करता है। वो कैसा लेबर पेन होगा? फॉल्स लेबर पेन होगा। कैसा? फॉल्स लेबर पेन होगा। क्योंकि बच्चों इतना पेन जो है डिलीवरी कराने के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, इसलिए इसको फॉल्स लेबर पेन बोला जाता है। आपको बस याद रखना है कि ये जो रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, पाल्मर साइन है बच्चों, यही आगे जाके लेबर पेन में तब्दील हो जाता है। ठीक है, अगला जो हमारा साइन है वो है गोडेल साइन। अगला जो साइन है वो है गोडेल साइन। आप लोग लिखिए हेडिंग, गोडेल साइन। ये गोडेल साइन क्या होता है बच्चों? तो गोडेल साइन को क्या बोला जाता है बच्चों? आपको इमेज में मैं समझाता हूं, इधर मैं इमेज बना रहा हूं। ये क्या है बच्चों? ये यूट्रस है। ये क्या है? यूट्रस है। ठीक है, और यूट्रस का 3 भाग होता है। ऊपर वाला भाग को फंडस बोलते हैं, ठीक है, नीचे वाले बीच वाले भाग को बॉडी बोला जाता है, ठीक है, और नीचे वाले भाग को सर्विक्स बोला जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अब क्या होता है? इम्प्लांटेशन बॉडी वाले पार्ट पे ज्यादातर देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन अगर इम्प्लांटेशन का साइट पूछा जाए कि ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन यूट्रस के कौन से बॉडी पार्ट पे होता है बच्चों, तो आपको या तो एंटीरियर या तो पोस्टीरियर बॉडी ऑफ यूट्रस। तो बॉडी जो शब्द है बच्चों, बॉडी का मतलब यहाँ पे क्या होगा बच्चों? इम्प्लांटेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बच्चे का इम्प्लांटेशन होता है। ये यहाँ पे बच्चे का क्या हो गया? इम्प्लांटेशन हो गया। ठीक है, तो बच्चे का इम्प्लांटेशन या तो एंटीरियर या फिर पोस्टीरियर बॉडी ऑफ यूट्रस पे होता है, वहीं से उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। अभी बच्चे का जो इम्प्लांटेशन हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हो चुका है इम्प्लांटेशन बॉडी वाले पार्ट में यूट्रस के। लेकिन आप देख सकते हैं बच्चों नीचे जो क्या है, नीचे कौन सा पोर्शन है बच्चों? यूट्रस का सर्विक्स वाला पोर्शन है। यहाँ पे यूट्रस का जो सर्विक्स वाला पोर्शन है, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। और काम कहाँ हो रहा है बच्चों? अभी सिर्फ और सिर्फ बॉडी वाले पोर्शन पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है फीटस का, लेकिन सर्विक्स वाले पोर्शन का कोई अभी एजेट यूज नहीं हो रहा है, कोई भी अभी यूज नहीं हो रहा है। क्योंकि यूज जब नहीं हो रहा है तो ये जो पार्ट है, ये सर्विक्स वाला पार्ट, ये सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा
और क्योंकि बच्चों फंडस वाला जो पोर्शन है वो उसका भी काम अभी नहीं हो रहा है, वहां तक बच्चा अभी ग्रोथ नहीं किया है, तो यहाँ पे भी काम नहीं हो रहा है और यहाँ पे भी काम नहीं हो रहा है, तो सिर्फ काम कहाँ हो रहा है, बॉडी वाले पोर्शन पे काम हो रहा है। तो फंडस वाला पोर्शन और सर्विक्स वाला पोर्शन क्या होना स्टार्ट होगा, सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अगर बॉडी के कंपैरिजन में तुलना करेंगे तो सर्विक्स थोड़ा सा सॉफ्ट मिलेगा। तो सर्विक्स का सॉफ्टनिंग होना गुडल साइन कहलाता है, सर्विक्स का सॉफ्टिंग होना गुडल साइन कहलाता है। ठीक है बच्चों, और बच्चों क्या कह सकते हैं, इसको पहले लिख लीजिए। गुडल साइन क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स को क्या बोलते हैं बच्चों, गुडेल साइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, गुडेल साइन बोला जाता है। समझ में आया। अब बच्चों यहाँ पे सर्विक्स का सॉफ्टनिंग हो रहा है, उसके साथ साथ बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों फंडस का भी सॉफ्टनिंग हो रहा है। तो फंडस के सॉफ्टनिंग होना अलग जो है साइन कहलाता है, उसका नाम होता है बच्चों वैन ब्राउन फ्रेनवाल्ड साइन। क्या होता है, वैन ब्राउन फ्रेनवाल्ड साइन। ये इसको आप लिख सकते हैं वैन ब्राउन फर्नवाल्ड साउंड, VBF भी बोल सकते हैं इस साइन को, फंडस को के सॉफ्ट होने को ये साइन बोला जाता है। ठीक है, तो अभी हम सर्विक्स का गुडल साइन पढ़ रहे हैं, उस पर चलेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे बच्चों। जो सर्विक्स का सॉफ्टनिंग होना क्या कहलाता है, गुडल साइन कहलाता है। और अगर हम बात करें कि ये दिखना कब स्टार्ट हो जाएगा, अपीयरेंस कब होगा, इसका अपीयरेंस होगा एट 6 वीक्स, 6 वीक्स से ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। और अगर बात करें कि नॉर्मल जो सर्विक्स होता है, नॉर्मल जो सर्विक्स दिखने में जो होता है वो टिप ऑफ नोज जैसा होता है। कैसा, टिप ऑफ नोज जैसा होता है। लेकिन गुडल साइन के अंदर क्या हो गया बच्चों, रिलैक्स हो जाएगा, वो बच्चों सॉफ्ट हो जाएगा। तो जब गुडल साइन के अंदर आप सर्विक्स को देखेंगे, गुडल साइन के अंदर अगर आप सर्विक्स को देखेंगे तो वो माउथ के जो लिप होता है, लिप ऑफ माउथ जैसा वो देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब टिप ऑफ नोज जैसा उसका साइन होता है नॉर्मली, लेकिन गुडल साइन में क्या देखने को मिलेगा, लिप ऑफ माउथ जैसा देखने को मिलेगा, पूरा सॉफ्ट और पूरा बच्चों फैला हुआ। ठीक है, अगला साइन है हमारा हैगर साइन। अगला जो साइन है वो है हैगर साइन। क्या है बच्चों, हैगर साइन। ये हैगर साइन क्या होता है, ये हैगर साइन क्या होता है बच्चों, तो हैगर साइन होता है जिस तरह से हमने यूट्रस को बनाया और यूट्रस बनाने के बाद हमने बोला कि बॉडी वाले पोर्शन पे क्या हो गया है, बॉडी वाले पोर्शन पे इम्प्लांटेशन हो गया है। और लेकिन बॉडी वाले पोर्शन पे इम्प्लांटेशन होने से बॉडी पे काम चल रहा है, बॉडी वाले पोर्शन पे क्या हो रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन यूट्रस के यूट्राइन के जो लोअर सेगमेंट है, जो इसका जो लोअर सेगमेंट है, ठीक है, ये जो लोअर सेगमेंट है वो क्या है बच्चों, उस पर किसी भी तरह का अभी कोई काम नहीं हो रहा है, तो वो सॉफ्ट पड़ जाएगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो यूट्रस के लोअर सेगमेंट का सॉफ्ट होना क्या कहलाता है, हैगर साइन कहलाता है। यूट्रस के जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट का सॉफ्ट होना क्या कहलाता है बच्चों, हैगर साइन कहलाता है। तो लिखिए सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट, लोअर यूट्राइन सेगमेंट के सॉफ्टनिंग को क्या बोलते हैं, हैगर साइन बोलते हैं। और ये अपीयर कब होता है बच्चों, इसका अपीयरेंस कब होता है, तो एट 6 to 10 वीक्स, 6 to 10 वीक्स पे क्या होगा, इसका अपीयरेंस हो जाएगा। ठीक है, अगला साइन लिखिए बच्चों। अगला साइन है ओसिएंडर साइन। क्या है, ओसिएंडर साइन, ओसिएंडर साइन। अब ये ओसिएंडर साइन क्या होता है बच्चों, आप लोग बताइए। अब क्या होता है, मैं आपको इमेज के माध्यम से फिर समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। ये क्या है, मान के चलिए ये है, ये वेजाइना है बच्चों, ठीक है। और वेजाइना से क्या जुड़ा होता है, सर्विक्स इस तरह से जुड़ा होता है, ठीक है। और ऊपर इस तरह से बच्चों क्या होता है, यूट्रस होता है, ठीक है, इस तरह से यूट्रस होता है। ये जो सर्विक्स जुड़ा है बच्चों, सर्विक्स जो जुड़ा है, तो सर्विक्स और वेजाइना जहाँ जुड़ता है बच्चों, वहाँ पे वहाँ वाली जो जगह है, थोड़ा सा खाली जगह होता है, इसको फोर्निक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्निक्स बोला जाता है। ये मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और ये क्या है, ये है वेजाइना। ये क्या है बच्चों, वेजाइना। नॉर्मली देखा जाए बच्चों तो फोर्निक्स के अंदर ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होता है, जो कि वेजाइना और यूट्रस के अंदर ब्लड सप्लाई देता है। तो फोर्निक्स के अंदर ब्लड सप्लाई होता है, तो
यहाँ पे क्या होगा ओसिएंडर साइन में कि यहाँ पे फॉर्निक्स वाले पोर्शन में जो पल्सेशन है, जो पल्स रेट है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा, पल्सेशन इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो लेटरल फॉर्निक्स में पल्सेशन बढ़ जाएगा, उसके साथ साथ वेजाइना में भी पल्सेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर लेटरल फॉर्निक्स या फिर वेजाइना के अंदर पल्सेशन देखने को मिलता है, अगर पल्सेशन इंक्रीज देखने को मिलता है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ओसिएंडर साइन बोला जाता है। उस कंडीशन को ओसिएंडर साइन बोला जाता है। तो लिखिए बच्चों, इंक्रीज पल्सेशन ऑफ लेटरल फॉर्निक्स या फिर वेजाइना या फिर लेटरल फॉर्निक्स के अंदर पल्सेशन का इंक्रीज होना ओसिएंडर साइन कहलाता है। अगर हम इसके अपीयरेंस की बात करें कि इसका अपीयरेंस कब होता है बच्चों, तो एट 8 वीक्स पे क्या होता है, इसका अपीयरेंस होता है, यानी कि 8 वीक्स पे इसका अपीयरेंस होता है। क्लियर है, इतना समझ में आया। अगला जो साइन है हमारा बच्चों वो है जैक्यूमर साइन। क्या है बच्चों, जैक्यूमर साइन। बहुत सारे बच्चों ये सारा साइन जो है पहली बार सुन रहे होंगे, आपको घबराना नहीं है बच्चों, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बच्चों आपको इसको अच्छे से ध्यान में देखना है, ठीक है। अब जैक्मर जो साइन है इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको चैडविक साइन भी बोला जाता है, तो भी लिख लीजिए बच्चों, ऑल्सो नोन एज चैडविक साइन। इसको चैडविक साइन भी बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, जैक्मर साइन में वेजाइना और सर्विक्स का ब्लूइश डिस्कलरेशन होना, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना एंड सर्विक्स क्या कहलाता है, चैडविक साइन या फिर जैक्मर साइन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, वेजाइना अगर या फिर सर्विस अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है तो उसको चैडविक साइन बोला जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहां लिख लीजिए ब्लूइश या फिर डस्की ह्यू डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना एंड सर्विक्स। वेजाइना एंड सर्विक्स क्या कहलाता है बच्चों, जैक्मर साइन कहलाता है। और यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली एक बात है, और वो बात क्या है बच्चों, अगर सिर्फ और सिर्फ बच्चों वेजाइना के अंदर डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा और सर्विक्स के अंदर डिस्कलरेशन आपसे नहीं पूछा गया, अगर आपसे पूछा गया बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपको बताना है कि वेजाइना के अंदर डिस्कलरेशन हुआ, तो उस साइन को क्या बोला जाएगा, उसको आप बोलिएगा जैक्मर साइन। क्या बोलिएगा, जैक्मर साइन। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि सर्विक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्लूइश डिस्कलरेशन हुआ, उसको बोला जाएगा चैडविक साइन। क्या, चैडविक साइन, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है, अगर सर्विक्स और वेजाइना एक साथ दोनों के अंदर ब्लूइश डिस्कलरेशन पूछा जाए तब आपका होगा जैक्मर साइन और चैडविक साइन, कोई भी दीजिएगा आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन दोनों में से कोई एक पूछे तो उसमें आपको ध्यान से आंसर करना है। अगर मैं बच्चों इसकी बात करूं कि ये अपीयरेंस इसका कब होगा, ये दिखना कब स्टार्ट होगा, तो अपीयरेंस कब होगा, तो एट 8 वीक्स पे क्या होगा, अपीयरेंस इसका स्टार्ट हो जाएगा, मतलब दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो साइन है बच्चों, अगला साइन के बारे में लिखिए, वैन ब्राउन फ्रेंडवाल्ड साइन। क्या, वैन ब्राउन फर्नवाल्ड साइन, इसको बच्चों शॉर्ट फॉर्म में VBF भी बोला जाता है, VBF भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो हमने जैसा कि बताया बच्चों कि लोअर यूटेराइन सेगमेंट में अगर सर्विक्स का सॉफ्टनिंग होना हैगर साइन कहलाता है, और बच्चों सर्विक्स का सॉफ्टनिंग होना गुडल साइन कहलाता है। और जो फंडस वाला पोर्शन है, जो सबसे टॉप वाला जो सरफेस है बच्चों, उस सरफेस पे भी अभी फिटल का ग्रोथ नहीं हुआ है, तो वो भी सरफेस क्या कहलाएगा बच्चों, आपका सॉफ्ट रहेगा।
और वो जब फिर जो आपका फंडस वाला पोर्शन सॉफ्ट है, उस फंडस वाले पोर्शन का जो सॉफ्टनिंग होना वैन ब्राउन फर्न वाल साइन कहलाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस के अंदर क्या है बच्चों, तो बॉडी वाले पोर्शन में जो है इम्प्लांटेशन हो रखा है, और ये जो फंडस वाला पोर्शन है ये अभी सॉफ्ट है। ये फंडस वाला पोर्शन क्या है, ये सॉफ्ट है। तो फंडस वाले पोर्शन को सॉफ्ट होना क्या कहलाता है, वैन ब्राउन फर्न वाल्ड साइन कहलाता है। ठीक है, तो लिखिए यहाँ सॉफ्टनिंग ऑफ फंडस, सॉफ्टनिंग ऑफ फंडस। ठीक है, और ये अपीयर कब हो गया, appears at 5 to 8 weeks, appears at 5 to 8 weeks। ठीक है बच्चों, अगला साइन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो साइन है वो है लेडिन साइन। क्या है, लेडिन साइन। जो लेडिन साइन है बच्चों, लेडिन साइन किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, ये जो बच्चा है बच्चों एकदम यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। मैं दोबारा से बना देता हूँ, ये जो बच्चा है, ये जो फीटस है, इसका ग्रोथ यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और बीच में जो मिड लाइन है, ये बीच में जो मिड लाइन है, ये जो यूट्रस का क्या है, मिड लाइन है। अभी मिड लाइन पे बच्चा अभी तक नहीं पहुंचा है, और मिड लाइन पे नहीं पहुंचेगा, यहाँ पे कोई भी तरह का काम नहीं हो रहा है। ये जो मिड लाइन पे मिड लाइन अगर सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गया, अगर मिड लाइन का सॉफ्टनिंग होना क्या कहलाता है, लेडिन साइन कहलाता है। क्या कहलाता है, लेडिन साइन कहलाता है। तो लिखिए सॉफ्टनिंग ऑफ मिड लाइन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, लेडिन साइन कहलाता है। और ये अपीयर कब होता है, एट 4 to 8 वीक्स, 4 to 8 वीक्स पे ये अपीयर हो जाता है। ठीक है बस बच्चों, समझ में आया। अब अगला साइन है बच्चों पिकासो साइन। क्या है, पिकासो साइन। ठीक है, अगला जो साइन है पिकासो साइन। ये साइन क्या होता है बच्चों, तो यूट्रस का एसिमेट्रिक इनलार्जमेंट होना। ठीक है, यूट्रस का एसिमेट्रिक इनलार्जमेंट होना। अगर यूट्रस बच्चों, यूट्रस का शेप कैसा होता है, तो कुछ इस तरह से बेंडेड रहता है, कुछ इस तरह से, ये होता है यूट्रस का शेप। ठीक है, यूट्रस का शेप थोड़ा झुका रहता है। अगर यहाँ पे बॉडी वाले पोर्शन में, अगर इस बॉडी वाले पोर्शन में अगर इम्प्लांटेशन होता है, तो बच्चे का ग्रोथ सीधा होता है, तो यूट्रस जो है सीधे अपना इस वाले पोर्शन में सीधा सीधा ग्रोथ करना स्टार्ट करता है। अगर मान के चलिए बच्चों, इस यूट्रस के अंदर लेटरल में यहाँ पे अगर इम्प्लांटेशन हो गया, तो ये बच्चों इस तरह से क्या हो जाएगा बच्चों, एसिमेट्रिकल क्या हो जाएगा, यूट्रस का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, पिकासी साइन बोला जाता है। ठीक है, ये किसके वजह से होता है, इसमें लिख लीजिए बच्चों, इसमें क्या होता है, एसिमेट्रिकल इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस होता है। एसिमेट्रिक इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस। ठीक है, अब ये किस में देखने को मिलता है बच्चों, तो मोस्टली सीन इन लेटरल इम्प्लांटेशन, लेटरल इम्प्लांटेशन में आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, कौन, पिकासो साइन मिलता है। कौन सा, पिकासो साइन मिलता है। क्लियर है बच्चों। तो हमने बच्चों क्या क्या देखा अभी तक, थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं बच्चों। हमने सबसे पहले देखा कि बिफोर 12 वीक्स क्या क्या साइन जो है अपीयर होता है। तो सबसे पहला जो साइन था वो था पाल्मर साइन। क्या, पाल्मर साइन। ये जो पाल्मर साइन था बच्चों, पाल्मर साइन कब अपीयर हो रहा था, 4 to 8 वीक्स पे ये अपीयर हो रहा था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा गुडल साइन। क्या, गुडल साइन। और गुडल साइन कब अपीयर हो रहा था बच्चों, ये 6 वीक पे अपीयर हो रहा था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा बच्चों हेगर साइन। क्या, हेगर साइन। हेगर साइन कब अपीयर हो रहा था,
6 से 10 वीक पे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा ओसिएंडर साइन, ओसिएंडर साइन, और ओसिएंडर साइन कब अपीयर हो रहा था बच्चों, तो 8 वीक्स पे, 8 वीक्स पे ओसिएंडर साइन। उसके बाद हमने पढ़ा चैडविक साइन, क्या, चैडविक साइन, जो मेन साइन है वो मैं लिखा रहा हूँ बच्चों, वो 8 वीक पे अपीयर होता है, ठीक है। ये सारा क्या पढ़ा हमने, ये सारा अदर साइन के अंदर पढ़ा, जिसके अंदर हमने फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखा, किस तरह से मदर के अंदर जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके अंदर किस तरह से फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है बच्चों। तो आज के इस क्लास में हमने पूरे तरह से फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो भी हो रहा था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको हमने अच्छे से पढ़ाया बच्चों, अच्छे से कवर किया। आई होप आपको पूरा फिजियोलॉजिकल चेंजेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस का समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं। और बच्चों ये ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, आगे जब हम अभी लेबर वगैरह स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद अब ज़्यादा आपको पढ़ने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ा, ठीक है। कैसा लगा क्लास बच्चों, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए बच्चों, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलता हूं मैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर दिखाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।